हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है, 20-25 दिन और बचे हुए हैं। और अब लास्ट टाइम पे क्या करना है वो चीज़ें ध्यान रखिए। ऑलरेडी मैंने कई बार आपको बताया, लास्ट टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको क्वालिफाई करवाता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज़्यादा जो रिविजन करेगा और सबसे ज़्यादा जो पीवाईक्यू को सॉल्व करेगा उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा, सी सेट को प्लीज ज्यादा नहीं, 5 पैसेज अभी भी डेली करोगे। और इसके लिए हमारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, एक बार देख लीजिए कैसे पैसेज को सॉल्व किया जाता है। 5 से 10 पैसेज अगर 5 भी करोगे डेली, अगर आपके पास नहीं है तो हम पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। 5 पैसेज डेली कीजिए और उससे आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे से आप पैसेज में आपकी एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। उसमें सारे तरीके आपको बताए गए हैं। कई लोग कहते हैं कि पैसेज के आंसर पहले क्वेश्चन को पढ़ के फिर पैसेज पढ़ना चाहिए, कैसे भी जो भी आपको सुटेबल लगे, जो तरीका आपके अकॉर्डिंग आपको सही आंसर दे रहा है, सही एक्यूरेसी पहुंचा रहा है, उस तरीके के आधार पर आप करें। ये मत सोचो कि किसी ने क्या कहा, ये सोचो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझसे किसे होगा, सबसे ज्यादा नंबर मैं किससे लेके आऊँ। ठीक है, एक चीज, टेस्ट में फुल टेस्ट दीजिए। 8-10 जो भी टेस्ट बचे हैं, 20 में जैसे 8 टेस्ट फुल टेस्ट है, उनको दे दीजिए, सॉल्यूशन याद कर लीजिए, रट जाइए, सॉल्यूशन को याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से चीजें उसमें कवर हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो लास्ट टाइम पे हमें ध्यान रखना है, रिवीजन एक है ये। एनसीईआरटी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, सिर्फ वही एनसीईआरटी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा रिवाइज कर दीजिए। रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको रिवाइज कीजिए। जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट होती है, 11th क्लास की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है वो इन सब इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिक इंपॉर्टेंट है, उनको रिवाइज कीजिए, उनसे आपको काफी सपोर्ट मिलेंगे क्वेश्चनों का, हो जाए। और मैपिंग एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इंडिया की मैपिंग और करंट की जो जगह है वहां से मिलकर क्वेश्चन, इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी और सब मिल मिला के क्वेश्चन आपको काफी आते हैं। तो उस इंडिया की ज्योग्राफी की हम मैपिंग के थ्रू यहाँ पर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, इसी वीडियो में उसको खत्म कर देंगे, ज्यादा झंझट नहीं रहेगी आपकी। 30 से 40 पेज की पीडीएफ है ऑलरेडी, इसमें रिवर्स इंडिया की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें इसमें आएंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एक बार इसको पढ़िए, एक बार मैपिंग से देखिए, एक बार रिवीजन करिए, 2-3 बार पढ़िए। पहले वीडियो के साथ उसको देखिए, फिर एक बार वीडियो खत्म होने के बाद पढ़ाए उसका रिवीजन कीजिए, और एक बार नेक्स्ट डे रिवीजन कर दीजिए, एक बार 4 दिन बाद रिवीजन कर दीजिए, और इसके बाद 4 दिन बाद रिवीजन कर दीजिए। 2-3 बार रिवीजन करोगे तब जाके मैपिंग माइंड सेट होता है, नहीं तो मैपिंग में क्वेश्चन गलत बहुत होने की संभावना। तो उसी ज्योग्राफी में हम आगे बढ़ते हुए उसमें आपके साथ ये डिस्कशन करेंगे। पहले हम भारत की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ मैपिंग वर्ल्ड की ज्योग्राफी की रह रही है उसको आपको करवा देंगे, कि कंटेम्पररी जो करंट में आपकी जो चीज रही है उनको भी करवा देंगे, इससे आपका गारंटी 10 12 क्वेश्चन अच्छे से सही हो जाएंगे। ठीक है, पॉलिटी के अंतर्गत जो कराया हमने उसको रिवीजन कीजिए, हिस्ट्री में जो कराया उसको रिवीजन कीजिए, इकोनॉमी में जो कराया उसको रिवीजन कीजिए, है ना। जो भी चीज कराई उसको रिवीजन करके उसको इम्प्लीमेंट या उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही होंगे। करंट अगर ज्यादा नहीं पढ़ी, टेंशन मत लीजिए, पीटी 365 को एक बार अच्छे से 2-3 बार उसको रिवाइज कर लीजिए, इससे आपको काफी सपोर्ट चल जाएगा। कुछ की टर्म में, कुछ टेक्नोलॉजी जैसे साइंस टेक में कुछ अप्लाई बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको एक पीडीएफ देंगे, उसको एक दिन में रट के खत्म कर देना। मतलब कुछ अच्छे अच्छे की टर्म की भी एक पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी, उसको 2-3 बार अगर पढ़ोगे काम कंप्लीट। ठीक है, डेली 10 से 15 पीवाई की सॉल्व कीजिए, डिस्कशन कीजिए लोगों के साथ, उससे आपका सॉल्यूशन बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, और बहुत अच्छे से। और अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए, प्री कोई टफ बात नहीं, प्री नॉलेज से ज्यादा, अगर प्री का टेस्ट होता है नॉलेज से ज्यादा आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस, आपका लॉजिकल चीज, आप कितने वहां प्रैक्टिकली प्रेजेंट हो, वो चीजें ज्यादा चेक की जाती है। नॉलेज तो यही, क्वेश्चन को देखो, सबका ही साथ ही ऐसा होता है, किसी को कोई क्वेश्चन पता होता है, किसी को नहीं पता होता, सारी चीजें। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जो क्वेश्चन इजी वे के होते हैं उनको कम से कम आपको गलत नहीं करना। यदि वो आपने गलत कर दिया तो मामला ज्यादा नेगेटिव चला जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान से देखना है, वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें आपको इंडिया की जो ज्योग्राफी की जो मैपिंग है वो एकदम से कंप्लीटली आ जाएगी। देखो, आप सभी जानते हैं भारत का अगर भौगोलिक विस्तार देखें तो किसी भी देश का भौगोलिक विस्तार देखने के लिए आपको 2 चीजें देखनी पड़ती है, एक अक्षांश स्थिति, ये तो होता है अक्षांश, और ये होता है दोस्तों देशांतर। देशांतर बेसिकली तापमान को बताता है, मतलब समय को बताता है, क्योंकि देशांतर से समय का निर्धारण होता है। और अक्षांश रेखाएं बेसिकली ये पूरब से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखाएं होती है, जो नॉर्मली दिखाती है किस तरीके से टेम्परेचर, क्योंकि सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन इन पे पड़ता है, उसी के आधार पर ही होती है। ये दोनों जहां पर मिलती है उसी के आधार पर किसी क्षेत्र की आप स्थिति को जान सकते हैं। तो भारत की अगर बात करूं मैं, तो भारत का जो विस्तार है अगर देखें देशांत अक्षांशों में, तो अक्षांशों में 6.4 से लेकर के और उधर 37.6 डिग्री, मतलब 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री और 6 मिनट तक ये है।
और पूरब में देखें तो 68 डिग्री नॉर्थ से लेकर ईस्ट से लेकर के और 97.2 डिग्री ईस्ट तक है। यानी कि भारत अगर देखें अक्षांश में देखें तो भारत किस में आता है, नॉर्थ अक्षांश। और अगर हम देशांतरों में देखें तो भारत आता है पूर्वी देशांतर। अर्थात पूरी ग्लोब पे अगर भारत की स्थिति है तो यहाँ पर है भारत, यहाँ गोलार्ध के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है और देशांतर के हिसाब से भारत पूर्वी देशांतर में आ रहा है। पूर्वी देशांतर का मतलब है कि अगर भूमध्य रेखा से पूरब की ओर जाने पर प्रत्येक डिग्री 4 मिनट के समय को एक्सटेंशन करती है। अर्थात अगर इससे आप समझें तो भारत की जो देशांतर रेखा है जिससे हम समय का निर्धारण करते हुए 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद की नैनी से निकलती है, हर देश की देशांतर रेखाएं होती है समय को दिखाती है। यदि किसी देश की लंबाई ये ज्यादा है, अगर किसी देश की मान लो लंबाई ज्यादा है, सॉरी मैं कहूँ जैसे रसिया, रशिया बहुत बड़ा देश है, आप देखोगे इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। अगर देखें तो यूएसए, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर एक से ज्यादा समय निर्धारण रेखा होती है। भारत की चूंकि लंबाई है इससे एक समय रेखा का निर्धारण चल जाता है। ये 82.5 डिग्री से होती है, जिसे बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत में समय का डिसाइड करती है। ठीक है। और ये कहाँ से गुजरती है, एक बार कई बार क्वेश्चन बन सकता है स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, ध्यान रखना। ये भारत में अगर गुजरती है तो यूपी से निकलती है, फिर यूपी के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, पूरी अगर देखें भारत की मैपिंग में ये निकलती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, ओडिशा को टच करते कुछ पार्टों को और आंध्र प्रदेश को करते हुए नीचे आते हैं। ठीक है ना, मानक रेखा जो समय को डिसाइड करते हैं 82.5 डिग्री पूरा। अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा आप सबको पता है उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा होती है। तो ये भारत में गिरती है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये मान लो विषुमत रेखा है और ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर में है, कर्क भारत की स्थिति देखो, भारत ऐसे आता है, ये भारत में कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से नीचे वाला क्षेत्र भारत का आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और कर्क रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र भारत का आता है शीतोष्ण कटिबंध, क्या उनको बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध। ध्यान रखना सबसे बड़ी बात। तो भारत का 23.5 डिग्री जो अक्षांश की कर्क रेखा है इससे ऊपर वाला है नॉर्थ इंडिया, भारत का किस में आता है, उपोष्ण क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है। और ये कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरती है दोस्तों, गुजरात, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण राजस्थान पार्ट को पड़ती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसमें यूपीएससी क्वेश्चन आपसे स्टेट के बारे में पूछेगा। आपको मैं इतना सा बता देता हूँ, स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछेगा भारत के किस किस राज्य से गुजरती है, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा किस राज्य से गुजरती है। यूपीएससी पूछेगा आपको मैपिंग देखनी है इंडिया की और देखनी है कि कौन सा शहर कर्क रेखा के ज्यादा नजदीक है, कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा के ज्यादा, उसको देखो मैप, जाके ये काम करना, कर्क रेखा भारत का मैपिंग देखना, उसमें बड़े बड़े शहरों को शो करना और देखना कौन सा सबसे ज्यादा नजदीक है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है जो कर्क रेखा के नजदीक। ठीक है। क्वेश्चन वहां से आएगा यूपीएससी का, यूपीएससी का क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, कभी नहीं पूछेगा इस चीज। ठीक है। तो थोड़ा तो अपने आप को ना उस हिसाब से आपको जोड़ना चाहिए कि यूपीएससी किस लेवल तक क्वेश्चन जा सकता है। और एक क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछ रहा है, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन सिंपली पूछा था कि दिल्ली की देशांतर रेखा को खींचते हुए, अगर बाहर का मैपिंग देखोगे आप, ये मान लो मैपिंग और ये देशांतर रेखा को खींचेंगे तो कौन सा शहर इसके नजीक पड़ेगा, वो आपसे पूछा था। तो इसलिए ना आप छोटा सा काम कर सकते हो, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के हिसाब से भारत का जो बड़े बड़े शहर है, एटलीस्ट कैपिटल कैपिटल ऑफ द स्टेट, इनको मैपिंग जरूर कि ये अक्षांश रेखा से कितनी दूर है, देशांतर रेखा से कितनी दूर है, दिल्ली से ये बगल में अगल में क्या स्टेटस है इनका, बेंगलोर से कितना है, बेसिक बेसिक थोड़ा सा माइंड में बड़ी बड़ी सिटियों को बैठा लो। और इस तरीके से ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा मैपिंग देखा हुआ है तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नजीक वाला क्वेश्चन कुछ नहीं। भारत की स्थल सीमा अगर देखें, भारत की चारों ओर से स्थल सीमा, क्योंकि भारत एक उपप्रायद्वीप है तो उसका कुछ भाग स्थल से घिरा हुआ है, कुछ भाग भारत का वो पता है जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ। स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर की है, तटीय सीमा भारत की 106 किलोमीटर की, ध्यान रखना। तटीय सीमा भारत के दो प्रकार की दोस्तों ये है, अगर ये तटीय सीमा की बात करूँ, एक तो ये वाली जो मेन भारत का लैंड है, इसकी तटीय सीमा 106 किलोमीटर है, लेकिन अगर ये आइलैंड की भी अगर हम बात करें, इनको भी अगर तटीय सीमा की कैलकुलेट करें लगभग 7500 किलोमीटर है। अर्थात भारत के पास अच्छा खासा आर्थिक तटीय क्षेत्र है। ठीक है। अब भारत के अगर पड़ोसियों की बात, भारत की खुद इस प्रकार दोनों को देखें, भारत की कुल सीमा लगभग 22,716 किलोमीटर लगती है। यूपीएससी से क्वेश्चन नहीं, यूपीएससी आपसे पूछेगी कि पड़ोसी देशों में सीमा भारत के किस से ज्यादा पड़ोसी देशों से सीमा लगती है। सबसे ज्यादा हमारी सीमा लगती है बांग्लादेश से, ध्यान रखना, क्योंकि बांग्लादेश हमारे अंदर से ही गुजरता है। अगर आप मैप को देखोगे तो पूरी भारत में मैप को देखोगे बांग्लादेश हमारे अंदर से,
बांग्लादेश को हम तीन ओर से घेरते हैं, बांग्लादेश हमें भी काफी ओर से घेरते हैं। ठीक है। चीन दूसरे नंबर पर, चीन पर आती है, तीसरे पाकिस्तान, चौथे नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से जो सीमा लगती है आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन यूपीएससी का, ये जस्ट नॉलेज के लिए हमें पता है कि कौन से है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन से राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से लगती है। अगर बनेगा क्वेश्चन, कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती है, कौन से ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं तीन देशों से लगती है, कौन से ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं दो देशों से लगती है, और कौन से ऐसे राज्य जो खुद से ही तीनों ओर से घिरे होते हैं, वो बहुत ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। आप प्लीज फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मैपिंग देखिए, इंडिया के एक एक राज्य की राजधानी देखिए, इंडिया के एक एक राज्य की लोकेशन देखिए, उसको दिन में एक बार देख लो, वो दिमाग फिट बैठ जाएगी, किसी से डिस्कशन कर लो, फिर फिट बैठ जाएगी वो चीज आपको। भारत की अगर लास्ट सीमाएं चारों दिशाओं में देखी जाए दोस्तों ऐसे, तो सबसे पूरब में भाग है किबूती। किबूतू भारत का सबसे ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट लगभग लगभग अरुणाचल प्रदेश में है, और इसकी ईस्टर्न पार्ट है, इसकी लेट 97.25 देशांतर पे पड़ेगा, तो भी सबसे ईस्टर्न पार्ट में यही देशांतर भारत। सबसे वेस्टर्न पार्ट अगर मैं बात करूं, गुजरात में गौर माता गांव। कहां पर दोस्तों? गुजरात में गौर। सबसे नॉर्थर्न पार्ट की बात करूं, इंदिरा कॉल जो आपके जम्मू में। और सबसे लास्ट पार्ट की बात करूं, वो इंदिरा पॉइंट जो आपके अंडमान निकोबार के सबसे साउथ एरिया, इंदिरा पॉइंट। ये भारत के चार, जहां पर भारत का लैंड का, जो भारतीय भूमि का लास्ट क्षेत्र चारों दिशाओं है, ये आपको याद होना चाहिए। कई बार यूपीएससी स्टेटमेंट पूछ लेते। ये चैनल यूपीएससी ऑलरेडी पहले क्वेश्चन पूछ गए, अब ये क्वेश्चन थोड़े से थके हारे से लगते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी सकता है, लेकिन चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये आप इंडिया की मैपिंग से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा आसानी से चीजें आप कर पाओगे। ठीक है ना? देखो, इंडिया का मैपिंग आपने देखा ही, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी जानते हैं, अगर मैं भारत का मैपिंग आप सभी ने देखा हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बाहर के मैपिंग को देखोगे तो ये चैनल, ग्रेट चैनल, चैनल क्या होता है? दो अलग अलग लैंडों को जोड़ सकता है और दो जलीय भाग को अलग कर सकता है, मतलब बेसिकली उनके बीच में वो होता है। तो ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 8 डिग्री, देखो इनका नाम पड़ा है अक्षांश रेखाओं से। आप सभी जानते हैं 8 डिग्री अक्षांश रेखाएं नीचे होंगी, 9 से ऊपर होगी, 10 से ऊपर होगी, तो आपको पता है कि अक्षांश रेखाएं ध्रुव बीच विषुवत रेखा से ऊपर को जाने पर बढ़ती है। तो 8 डिग्री है, अगर आप देखें तो 8 डिग्री मतलब दक्षिण, भारत के दक्षिण तरफ पार्ट। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव को मिनी काय से अलग करता है। मालदीव, मालदीव क्या है? एक अलग से देश। मिनी काय लक्षद्वीप का एक आइलैंड है। अगर मैं आपको मैपिंग पे देखोगे आप, ठीक है, इंडिया पे ये लक्ष्य मालदीव है, और ये मिनी काय। इन दोनों को अलग करने वाला जो यहाँ पर जाता है वो 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री किस पड़ेगा? मालदीव को आपको इससे मिनी काय, और मिनी काय लक्षद्वीप का एक आइलैंड। इसके बाद आएगा 9 डिग्री, 9 डिग्री, ये करेगा आपको लक्षद्वीप का भी पार्ट है, कवरती आइलैंड, लक्षद्वीप का जो आइलैंड है। तो लक्षद्वीप को मिनिकाय, लक्षद्वीप और मिनिकाय को अलग करने वाला आइलैंड है वो है आपका 9। इसके बाद अगर बात करोगे तो 10 डिग्री चैनल आता है आपको यहाँ। 10 डिग्री चैनल है दोस्तों, ये अंडमान लघु लघु अंडमान लघु को कार से दूर करता है। अगर आप देखोगे तो अंडमान निकोबार को अलग करता है। एक आता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल भारत का सबसे लास्टतम पार्ट होता है, यहाँ पर इंदिरा कॉल है, ये अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिण में, और वहां पर आपका ये इंडोनेशिया से अलग करता है। अब आपसे क्वेश्चन ऊपर से पूछिए कि इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड भारत से अलग, तो वो मैपिंग में आपको देखिए कि कौन सा आइलैंड भारत से। इंडोनेशिया के चारों आइलैंड, तो इंडोनेशिया को बहुत सारे आइलैंड बसा हुआ एक देश है, सुमात्रा, जावा, बहुत सारे, लेकिन आपको ये देखा है भारत के साथ उसकी सीमा कौन सी लगती है, वो एक बार मैप में देखिए। मरकत द्वीप आपको पता है अंडमान निकोबार में एक छोटा सा आइलैंड। आदम ब्रिज बहुत पुराने समय से सुनता है, लेकिन आदम ब्रिज आप सभी जानते हैं, जो आपका रामेश्वरम वाला है वही आदम ब्रिज है, जो श्रीलंका को जाता है भारत के साथ। पंपन द्वीप इसी रामेश्वरम के दक्षिण तट में है, पंपन द्वीप। ये आप बेसिक चीजें जानते हो। अगला है पांडुचेरी और पुदुचेरी। ध्यान रखना, भारत का एकमात्र यूनियन टेरिटरी जो अलग अलग राज्यों में उसका क्षेत्र है। जैसे आपने देखा पुदुचेरी और कराईकल चार भागों में आता है। पांडुचेरी आपको पता है, पांडुचेरी में पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई के पास है दोनों। यनम, यनम दोस्तों आंध्र प्रदेश में, और माहे केरल। तो पुदुचेरी के जो चार अलग है, इनको इतना ध्यान रखना कौन से देश में कौन से राज्य में कौन सा पड़ता है। भारत के कौन से ऐसे स्टेट है जो बिल्कुल लैंड लॉक है, जिनकी सीमा ना तो समुद्र से लगती है ना किसी दूसरे देश से लगती है, तो है एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा,
झारखंड और तेलंगाना, 5 ऐसे भारत के स्टेट है जो लैंड लॉक है, जिनकी सीमा किसी भी पड़ोसी देश से नहीं लगती, ना किसी भूमि जल से लगती। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने भारत के टोटल 17 राज्य है। विश्व के क्षेत्रफल 2.4 है, जनसंख्या दृष्टि से 7th है। भारत का अगर पूरा क्षेत्रफल देखा तो भारत को अगर प्राकृतिक क्षेत्र में बांटे, भारत की जो आप सभी जानते हैं, भारत का स्ट्रक्चर एक अलग तरीके से बना हुआ है। आपने देखा होगा शुरू में भारत का किस तरीके से निर्माण हुआ, चाहे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हमने देखा। भारत ने अलग अलग प्रकार का उसका भू इस्तेमाल कर दिया है। भारत में सभी पाए जाते हैं। भारत में मैदानी क्षेत्र भी होता है, भारत में पठारी क्षेत्र भी होता है, पहाड़ी क्षेत्र भी होता है, पर्वतीय क्षेत्र। तो मतलब मैदानी जो बिल्कुल नदियों के जलोढ़ के द्वारा बनाया गया एक समतल क्षेत्र होता है, जो कृषि के लिए बहुत अच्छा होता है, जहां पर उपजाऊ भूमि होती है, कृषि अच्छी होती है, और जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहीं पाई जाएगी तो मैदानी क्षेत्र में पाई जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैदानी क्षेत्रों में जीवन जीना बड़ा आसान, इसलिए वहां पर आसानी से जीवन अच्छी से जनसंख्या है ना। तो भारत में सबसे ज्यादा 43% जो अगर क्षेत्र देखा जाए तो मैदान क्षेत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, इसके अलावा सिंधु का जो मैदानी क्षेत्र है, ये सब भारत का कौन सा मैदानी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, ऊंचाई पे होता है, समतल होता है, लेकिन ये जैसे कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है दक्षिण भारत का, वो पठारी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र जो थोड़ा सा ऊंचा होता है वो 18.6% है। और पर्वतीय क्षेत्र भारत का नॉर्थन पार्ट, पूरा हिमालय पर्वत क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र, पूर्वी घाट क्षेत्र, ये सब क्या पहाड़ी क्षेत्र, पठार पर्वतीय क्षेत्र जो भारी ऊंचाई। अब इस भारत के इसी क्षेत्र के आधार पर भारत की अलग अलग चलती हो सकती है, अलग अलग उनकी चीज होती है, और हम सब, लेकिन आपसे विशेष टेंशन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र है। तो मैदानी सबसे ज्यादा क्षेत्र भारत में पठारी, पहाड़ी और ये चीज आपको ध्यान, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्षेत्रफल घटता जाएगा। समतल मैदान, उससे ऊंचा पठारी, उससे ऊंचा पहाड़ी, उससे ऊंचा पर्वत, ये बस इतना लग गया। अब भारत के बॉर्डर बाउंड्री में महत्वपूर्ण लाइंस होती है जिनके बारे में यूपीएससी के क्वेश्चन पहले आते थे, अब चांस थोड़ा कम है, बट नॉलेज के लिए आपको बताऊं कि हो सकता है स्टेटमेंट आपके साथ जुड़ के आ जाए, क्योंकि आजकल ऑप्शन इस तरीके से आ रहे हैं कि आप उनको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। एक चीज की नॉलेज आपको दूसरे आंसर तक पहुंचा सकती है, ठीक है। तो डूरंड रेखा आप सभी जानते हैं, भारत, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ये डूरंड रेखा। एक टाइम पे भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जब अलग हुआ तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है दोस्तों। रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जीरो लाइन ये बांग्लादेश और त्रिपुरा। ध्यान रखना, बांग्लादेश से कई अन्य राज्यों की सीमाएं लगती है, चाहे वो वेस्ट बंगाल है, चाहे असम है, चाहे मिजोरम है, चाहे त्रिपुरा है, लेकिन त्रिपुरा की सीमा जो बांग्लादेश से लगती है उसे जीरो लाइन सीमा भी कहते हैं। अब देखो राज्यों की, देखो अब ये चीज आप यार कैसे, अब इसको मैपिंग में देखो, इंडिया की मैपिंग पे जाइए, ठीक है, और इंडिया की मैपिंग में इसको देखिए। इंडिया की फिजिकल पॉलिटिकल मैपिंग आपके माइंड में एकदम क्लिक कर जानी चाहिए, जैसे अगर चाहो तो मैं भी उसको खोल सकता हूँ आपको दिखा सकता हूँ, उससे आपको आराम से आज इजीली रहेगी, लेकिन आप खुद भी खोल दीजिए उसको, ठीक है ना। आप अपना मैपिंग देखिए, उसमें देखिए इंडिया की क्या क्या बॉर्डर सीमा किससे किससे लगती है इंडिया में। और मैपिंग अगर आपको अच्छे से याद है तो बहुत अच्छे से काम आप कर जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी मैपिंग, चलो। ये वैसे सभी ना आप देख लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं मैपिंग सिंपल सा मैंने मैपिंग किया, ज़्यादा नहीं, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। अब देखो आप इसको मैपिंग के थ्रू कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे ऊपर वाला मैपिंग होता है, एक मिनट दूसरा मैप बताऊँ शायद। इंडिया का मैप देख लीजिए, अपडेटेड मैप पूरा। देखो सिंपल सा, अगर आप देखोगे भारत का, तो सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आपका दोस्तों ये अफगानिस्तान देश है। अफगानिस्तान की सीमा आपके साथ सिर्फ लगते सिंपल से पीओके वाले क्षेत्र। चलो, अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा लगती है भारत की
और वो कहाँ पर, जस्ट पीओके, ध्यान रखना ये पीओके वाला क्षेत्र जो अभी भारत के फिजिक मतलब भारत का क्षेत्र है, लेकिन भारत के कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तानी कंट्रोल में ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीमा लगती है आपकी पीओके वाले क्षेत्र, ठीक है, ये पीओके वाले क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे कि चाइना की सीमा कहाँ कहाँ लगती है, तो आप देख सकते हो कि लद्दाख वाला चाइना की सीमा लगती है, हिमाचल की चाइना की सीमा लगती है, उत्तराखंड की चाइना की सीमा लगती है, और आपका दोस्तों अगर देखोगे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपकी चाइना से लगती है। अगर आपसे बोलेगा कोई कि भाई म्यांमार की सीमा है, तो दोस्तों ये म्यांमार है पूरा देश, म्यांमार की सीमा यहाँ तक लगती है। तो आप देख सकते हो इसमें कौन कौन सा आ रहा है, इसमें अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, इसमें नागालैंड आ रहा है, इसमें मणिपुर आ रहा है, इसमें मिजोरम, इन देशों की सीमाएं मिजोरम म्यांमार से लगती है। अगर कोई बोले आपसे बांग्लादेश की सीमा है, तो दोस्तों ये बांग्लादेश है, सिंपल सा देखिए, अंदर से भारत के अंदर से जा रहा है। अब देखो सिंपल सा अपना कौन कौन ले, तो देखो ये वेस्ट बंगाल लग रहा है इससे, ये असम लग रहा है इससे, ध्यान रखना, असम लग रहा है इससे, तीसरे पे ये त्रिपुरा लग रहा है, और चौथे पे मिजोरम है बांग्लादेश, ठीक है ना। नहीं, चार ही लगते हैं, बांग्लादेश से चार देशों की राज्यों की, चार राज्यों की। अगर आपसे बोले भूटान से, तो भूटान से कौन कौन लग रहा है, तो भूटान से सिक्किम लग रहा है, वेस्ट बंगाल लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, असम। तो मैपिंग से देखो, याद करने की जरूरत नहीं। नेपाल से कौन कौन लग रहा है, तो उत्तराखंड लग रहा है नेपाल से, उत्तर प्रदेश लग रहा है, बिहार लग रहा है, और ये आपका वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये पांचों लगते हैं। अगर आपसे बोले पाकिस्तान, तो देखो जी लद्दाख लगता है पाकिस्तान से, श्रीनगर लगता है पाकिस्तान से, पंजाब लगता है, राजस्थान लगता है, गुजरात, पांच। अब इसी में थोड़ा सा आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसी में जो मैपिंग दी हुई है देखो, इस मैपिंग में आपको एक काम और करना है, देखो। हाँ हाँ, मेघालय रही है, मेघालय 5 राज्य लग रहे हैं बांग्लादेश से, ये मेघालय भी है एक छोटा सा, ठीक है। मेघालय तो लगेगा ही, मेघालय की सीमा तो अच्छी तरीके से लगती है बांग्लादेश से, असम मेघालय 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, ध्यान। अब अगला अगला क्वेश्चन किसी टर्निंग पॉइंट में कैसे पूछेंगे, कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा दो या दो से अधिक, तीन देशों से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? बताइए, तो मैं आपको बताता हूँ 3 देशों से कौन। एक तो लद्दाख, लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से लगी है, पाकिस्तान से लगी, जम्मू कश्मीर से। और कौन सा हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश, किससे, भूटान से लगती है, म्यांमार से लगती है, और आपकी किससे लगती है, चाइना से। और कौन सा हो सकता है ऐसा, तो सिक्किम का नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, चाइना से। तीन तीन राज्य, आज तो ये क्वेश्चन पूछते हैं पैसे, तीन राज्य, तीन देशों से लगने वाले सीमा वाले राज्य कौन से हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये तीन राज्य ऐसे हैं भारत की जिनकी सीमा तीन देशों से लगती है ना, कौन कौन सा, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए राजधानियों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है, कर्क रेखा यहाँ होगी ज्यादा दोस्तों में, जो आपको बताती है ये वाली कर्क रेखा देखो। तो ऐसे पूछ सकता है कौन सी राजधानी सबसे नजदीक इसके पड़ती है ना। ये आपको थोड़ा सा मैपिंग में देख लीजिए एग्जैक्ट करके, वैसे अब अगर देशांतर रेखा आप यहाँ से जाती है, पूछ सकते हैं आपसे कि कौन कौन सी राजधानी इसमें पड़ती है, तो वो बेसिकली आपको पता चले कौन सी पड़ोस में पड़ेगी। ये चीजें मैपिंग यूपीएससी होती है एडवांस, थोड़ा सा आगे, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्रफल के आधार पर देखें, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र हो गया, नंगन पास दक्षिण अंडमान के मध्य है, और कोको स्टेट आप सभी जानते हैं, कोको द्वीप। कोको द्वीप कहाँ पर, अगर मैपिंग में दिखाऊं मैं आपको, दिखा देता हूँ मैपिंग में, कोको द्वीप, कोको स्टेट ही होती है ये है कोको द्वीप है, म्यांमार के कंट्रोल में है, ये है कोको द्वीप, ठीक है। यहाँ पर है वो रेखा जो कोको द्वीप को अलग करती है, ठीक है, कोको रेखा। तो ये बेसिकली भारत का एक इंट्रोडक्शन था। अगला है भारत का भौतिक विकास, ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन। अब देखो पूरे भारत को आपने जो इंट्रोडक्शन के माध्यम से देखा, इसके भौतिक विभाजन को देखते हैं, ठीक है। तो भौतिक विभाजन में इंडिया का देखें, तो देखो इंडिया का अगर आप देखोगे, तो इंडिया का उत्तरी भाग बेसिकली पर्वतीय क्षेत्र जो हिमाचल से लगते हैं, ठीक है। भारत का पर्वतीय क्षेत्र भारत में कई तरीके का है, ठीक है। उत्तरी भाग पर्वतीय, एक भारत का प्रादेशिक पठारी क्षेत्र है, एक मैदानी क्षेत्र है, और एक तटीय क्षेत्र है। सही दृष्टि से देखें तो जियोलॉजिकल आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा। अगर मैं सिंपल से आपसे बोलूं, तो भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्र अगर आपको पता है, तो भारत का मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा 43%, फिर दूसरे पर आता है वो पठारी क्षेत्र, तीसरे पे पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ी,
अब पहाड़ी आएगी, लेकिन यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में ये पहाड़ियाँ समझ गई और छोटा तटिया और आइलैंड बात बात है। अब सबसे पहले हम पर्वतीय क्षेत्र पर, पर्वतीय क्षेत्र में आता है भारत का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बेसिकली क्या होता है आपका, हिमालय। हिमालय के दोस्तों चार पार्ट है। हिमालय के, अगर आप सभी लोगों ने पढ़ा है, हिमालय का निर्माण एक बलित पर्वत है। बलित पर्वत क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से अभिसरित होती है, तो उन प्लेट, अगर दोनों महाद्वीपीय प्लेट है तो दोनों प्लेटें बलित टाइप में हो जाती है, उसके ऊपर बड़ी मात्रा में अपशिष्ट होते हैं, इसलिए पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन चूंकि दोनों महाद्वीपीय प्लेट होती है, तो ऐसी स्थिति में लावा का निर्माण नहीं होता, दोनों टकराती है, इसलिए कंपन आता है, तो भूकंप ही उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हिमालय में दोस्तों भूकंप उत्पन्न होते हैं, ज्वालामुखी नहीं होती। हिमालय का पूरा पहाड़ देखें तो बेसिकली हिमालय की अगर पूरी देखें तो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, जो आपको अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार की सीमा तक मिलेगी। चौड़ाई देखें तो 160 से लगभग 400 किलोमीटर है, जो तिब्बत से लेकर के भारत के भारत तक मिलेगी। औसत ऊंचाई देखें तो 6000 मीटर है। और नया घोड़दार पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखना, सबसे नया पर्वत है तो वो है आपका हिमालय। हिमालय की एक खास बात यह है कि हिमालय का भी निर्माण अलग अलग कालों में हुआ है, इसलिए अलग अलग पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहले जिस हिमालय का निर्माण हुआ वो है ट्रांस हिमालय। ध्यान रखना कैसे बनाने हुआ। सबसे पहले दोनों प्लेट आविष्कृत हुई ये ट्रांस हिमालय, किधर की तरफ, नेपाल की तरफ। दूसरा ट्रिप हुई ये महान हिमालय, ग्रेट। फिर तीसरी बार हुई ये लघु हिमालय। फिर चौथी बार हुई ये शिवालिक। तो ये बेसिकली ये चाइना नेपाल की तरफ, ये इंडिया की तरफ, इस तरीके से हिमालय का एक स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान रखना। तो ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर की साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय। सबसे पहले हिमालय निर्मित हुआ, अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, और बेसिकली ये अपक्षरण की वजह से बना। इसमें कौन कौन सी श्रेणियां जो इंपॉर्टेंट, देखो पर्वत तो होता है लंबा पूरा, और श्रेणी जो पीक, सबसे पीक जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं श्रेणी। तो इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, चार फेमस श्रेणी है। लेकिन यूपीएससी इतना सीधी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। ये तो पूछ लेगा कि भाई कौन से हिमालयन क्या आते, कई बार स्टेटमेंट में आ सकता है, एक चीज पूछेगा। यूपीएससी पूछेगा इनका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस, ये आपको याद होना, नॉर्थ टू साउथ। मैपिंग से देखो, देखो सिंपल से देखो। पहला सबसे ऊपर आएगा लद्दाख, मतलब काराकोरम, ये काराकोरम दोस्तों, ठीक है। दूसरे पे लद्दाख है, ठीक है। तीसरे पे आपका देखोगे ये कैलाश है, और ये क्या है आपका, जास्कर। तो बेसिकली अगर ऊपर सबसे ऊपर नॉर्थ में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, कैलाश सबसे सदर्न एरिया में। और इनकी अगर हम चोटियां देखेंगे तो काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है केटू, और गॉडविन ऑस्टिन। आप सभी जानते हैं गॉडविन ऑस्टिन सेकंड हाईएस्ट चोटी है। पहली है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में आती है, और गॉडविन ऑस्टिन इंडिया में आती है। इंडिया की सबसे, अगर पूछे जाए इंडिया की सबसे हाईएस्ट अगर चोटी बोली जाए तो वो कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन। इसके बाद आता है दोस्तों राकापोसी, ये भी बेसिकली इसी में पाया जाता है काराकोरम पर। नंगा पर्वत यहाँ पर, ये सब जम्मू कश्मीर के पहाड़, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। पर्वत कौन कौन सा कहाँ पर, ये सब जम्मू कश्मीर में। सबसे ऊंची चोटी गॉर्डन ऑस्ट्रेलिया यहीं पे पाई जाती है। ट्रांस हिमालय की लंबाई अगर देखोगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक आता है ट्रांस हिमालय, इसकी लंबाई लगभग 965 किलोमीटर। तो ट्रांस हिमालय हो गई। ट्रांस हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जिसको अगर सबसे लंबा ग्लेशियर देखें तो होता है आपका सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद हिस्पर, बेफो, वोल्टेरा और चौम्ब्यून नदी। ध्यान रखना इस ग्लेशियर से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। आगे हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र कोई दो तीन नदियां इससे निकलती है, काफी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। इस ट्रांस हिमालय से ही तीन महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जिसमें एक है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र नदी जिस ग्लेशियर से निकलेगी वो ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। आगे हम देखेंगे इसको, इन नदियों को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डाउट वाइज। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, माइंड में क्लियर होना चाहिए कि माइंड में ऊपर सबसे आप पहले काराकोरम आएगी, फिर लद्दाख आएगी, फिर जास्कर आएगी, कैलाश, नीचे कैलाश है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख। इस तरीके का अगर माइंड सेट रखोगे नॉर्थ टू साउथ, साउथ आपका नॉर्थ, अगर किसी तरीके से आपसे पूछा जाए तो आप बहुत आराम से इसको कर सकते। मैपिंग को माइंड में रखना, ग्लेशियर हो गए। अब अगर पूछा जाए तो बेसिकली ये पर्वत, बेसिकली अगर देखें जम्मू कश्मीर में ज्यादा श्रेणियां मैंने बताई थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर सबसे ज्यादा। और ध्यान रखना हिमालय का हर पार्ट, जैसे सबसे पहले ट्रांस हिमालय आएगा, फिर बृहद हिमालय आएगा, फिर लघु हिमालय आएगा, शिवालय में, ये पार्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से अलग करता है। तो सचर जोन हिज लाइन ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कर, ध्यान रखना ट्रांस हिमालय नॉर्थ में पड़ता है, बृहद हिमालय उसके दक्षिण में, ठीक है। दूसरा आता है आपका हिमालय का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे बोलेंगे हम बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय बहुत पहले उद्भव हुआ है इसका, उसके बाद आपका बृहद हिमालय का हुआ। बृहद हिमालय को हम ग्रेट हिमालय भी
और इसे ही हम हिमाद्री भी बोलते हैं। इसको अगर देखें, ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ तक, ये किसका दिख रहा है? बेसिकली ग्रेट हिमालय। देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो विस्तार देखोगे, ये नंगा पर्वत जो आपके कश्मीर में है, और नामचा बर्मा पर्वत जो बेसिकली आपकी म्यांमार इंडिया की सीमा पर है, यहाँ तक इसका विस्तार। ये पर्वत पर ध्यान रखें, नंगा पर्वत कहाँ पर है? नामचा बर्मा पर्वत। ठीक है, यहाँ तक ये विस्तार है। एक चापाकार ऐसे है, चापाकार हो गया ऐसे। ठीक है। दूसरी बात इसमें एक खास बात है कि देखो आपको मैपिंग से देखनी है। मैपिंग में आप देखो चोटे देखो, ये देखो आपको कामेट, ये नंदा देवी, ये कहाँ पर? आपके उत्तराखंड। कंचनजंगा कहाँ है? आपके सिक्किम। डफला, मिरी, अबोर और मिस्र, ये असम और अरुणाचल प्रदेश में। पटकई बूम कहाँ पर है? ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में है। और आपके नागालैंड और नागा, मणि, मिजो, ये आपको नॉर्थ ध्यान रखना। ये पे दो तरह के शब्द, एक तो इधर से पूछेगा ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट सीक्वेंस, एक पूछ सकता है नॉर्थ टू साउथ। ये मैपिंग में फिक्स हो गया। सबसे ऊपर देखेंगे नाम से बर्मा, मिसमी, पटवई, नागा, मणिपुर, मिजो। तो ये हो गया नॉर्थ टू मतलब साउथ। अगर मुझे ईस्ट टू वेस्ट, डपला, मिरी, अबोर, और इसके बाद यहाँ गारो, यहाँ भी आएगा गारो, खांसी, जयंती है यहाँ पर है, जो आपके मेघालय वाले पार्ट में उसके। ठीक है ना? धौलागिरी, आपकी जो पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, ये सब देखेंगे। देखो पीर, अब ध्यान रखना, इस बृहद हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से अगर आपको बता दो, ये विस्तार आपको मैंने बताइए, इसमें बहुत सारी चोटियां पाई जाती हैं। बृहद हिमालय ध्यान रखना सबसे ऊंचा हिमालय माना जाता है, सबसे ऊंची चोटी मानी जाएगी वो बृहद हिमालय मानेगी, जिसमें माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल। कंचनजंगा, ठीक है, कहाँ पर है? सिक्किम में। मकालू, धौलागिरा, नंगा पर्वत आपको पता ही है, नंदा देवी आपको पता है, नामचा बर्मा आपको पता है, अन्नपूर्णा। ये एक स्टेटमेंट आ सकता है किस हिमालय का पहाड़? तो ये सब किस हिमालय का है? बृहद हिमालय। त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ, ये बहुत मतलब हिमनद भी यहाँ पर पाया जाता है, जैसे मिलान, गंगोत्री और जैवो हिमनद कहाँ पर? पूछा जा सकता है किस गंगोत्री हिमनद किस हिमालय का पार्ट है? होगा सबसे बड़ी चोटी आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। औसत ऊंचाई सबसे ज्यादा ऊंचा है, सबसे ज्यादा चौड़ा है, सबसे ज्यादा लंबा है। इसका सबसे लंबा है, सबसे ऊंचा है, औसत रेट से सबसे ऊंचा हिमालय यही है। यहाँ पर बहुत सारे दर्रे हैं, इन दर्रे को हम अलग से और पढ़ेंगे। दर्रे क्या है? पहाड़ के बीच में गलियारा टाइप में है, जो एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ के बीच में रास्ते के रूप में दर्रे होते हैं। इस सारे दर्रे में आपको दोबारा बता, डोंट वरी, इसको छोड़ दीजिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे कि जितनी पहाड़ियां दिख रही है सब किसका है? बृहद हिमालय के पहाड़, बृहद हिमालय का यहाँ तक बसता है, ये बृहद हिमालय। अगला आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर मिलती है, और चार बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखनी, पीर पंचाल, धौलाधर, नाग टिक्का और महावर। ये नाग टिक्का और महावर, नाग टिब्बा बोलते हैं उनको, टिक्का टिब्बा, ये दोनों पाई जाते हैं दोस्तों नेपाल। और पीर पंचाल और धौलाधर पाई जाती है। लेकिन चार प्रमुख श्रृंखलाएं, इनकी इसकी चौड़ाई ऊंचाई कम होती है। पीर पंचाल आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है, झेलम और ब्यास नदियों के बीच में स्थित है। ये पीर पंचाल जा रही है, ऊपर झेलम है, नीचे ब्यास। ठीक है। और पीर पंजाल और बनिहाल लगा ये हमारे जिनको आगे पड़े। धौलाधर ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और उत्तराखंड में। पीर पंजाल कश्मीर में। धौलाधर भारत में कहाँ पर पाई जाएगी? बेसिकली हिमाचल और कुछ पार्ट इसका उत्तराखंड। सबसे महत्वपूर्ण जो दर्शनीय स्थल है वो आपको लघु हिमालय, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, डलहौजी, ये कहाँ मिलेंगे सर? घास के मैदान भी यहाँ पर है, मर्ग घास, जैसे कश्मीर में गुलमर्ग हो गए, और बुग्याल घास, ये मर्ग और बुग्याल क्या है? ये प्यार के, ये घास के मैदान। ठीक है। अगला सबसे लास्ट का हिमालय जो पार्ट पड़ता है आपको, सबसे सदन वाला हिमालय जो भारत की तरफ जाता है, उसे बोलेंगे शिवालिक। बोलते हैं कि सबसे नवीन। लास्ट में जो अन्य हिमालय के पार्ट है उनका कुछ अपशिष्ट बह करके यहाँ आता, वही जम गया, वही सब हिमालय का निर्माण होता है। सबसे नवीन पार्ट माना जाता है ये, सबसे लास्ट में निर्मित हुआ है इसका निर्माण। इसका विस्तार देखोगे पंजाब में पोतवार बेसिन से और कोसी नदी तक, जो आपके बिहार मतलब वहां तक जाती है, वहां तक है। और इसके आगे फिर ये हिमालय ऐसा मत होकर अरुणाचल प्रदेश तक भी पहुंचता है। कोसी नदी बिहार में आप सभी जानते हैं, कोतवार बेसिन आपको पंजाब में सभी जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण घाटियां यहाँ पर आती हैं, आपको देखा होगा उधमपुर, कोटली, कोटा, ये चुम्बी घाटियां सब यहाँ पर आती हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां है, ध्यान रखना मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां आपको दिख रही है सब किस्म आती है शिवालिक, जिसमें ये जो पहाड़ियां दिख रही है, और ये जो असम की हिमालय की जो पहाड़ियां दिख रही है, ये भी जो मैं आपको बताऊंगा, ये सब ध्यान रखना। इतना सा दोबारा रिपीट करता हूँ, कंफ्यूज मत हो ना। ये वाला पार्ट आपका शिवालिक है,
ये पहाड़ियाँ किस माते से, और ये जो ऊपर दिख रहा है ये सब ग्रेट है। ठीक है, तो इसमें जो पहाड़ियों की देखें, सबसे ज्यादा पहाड़ियाँ दिख रही है, तो देखो आपसे मिस भी अबूर मिरी डफला मैंने पढ़ाई है पूरा क्वेश्चन पूरे, ये उल्टा है, वही सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, इधर से करोगे तो पूर्व से पश्चिम, इधर से करोगे पश्चिम से पूर्व, बस इधर से करोगे नॉर्थ टू साउथ, इधर से करोगे साउथ। बट ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, यूपीएससी सीक्वेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसका निर्माण शिवालय के हिमालय का पर्वत सबसे लास्ट हुआ, इसे मैनाक पर्वत के नाम से जानते हैं। अगला आता है पूर्वांचल पहाड़ी। देखो, तो बेसिकली है तो इसी का पहाड़ है, इसे एक्सटेंसिव एक्सटेंडेड हिमालय भी बोलते हैं। देखो आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी आती है पटकई गुम, ये होती है पूरा पटकई गुम, इसलिए ये अराकोमा पर्वत का ही भाग है। इसमें तीन तत्व है, पटकई गुम, गारो खासी जयंतिया और लोसाई मिजो पहाड़ी। देखो ये तो हुई गई आपकी डपला मेरी अबोर मिस्र, ये तो हो गई आपकी पहाड़ी एक तो शिवालिक हमारे को। इसके अलावा एक पहाड़ी आपको ये हो गई गारो खासी जयंतिया मुख्य और बरक, ये ध्यान रखना, ये दोनों असम में है, ये तीनों कहाँ पर आपकी मेघालय में है। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी नॉर्थ साउथ देखेंगे तो पटके गुम नागा मणि मिजो, ये आपकी हो गई। अराकोया पर्वत वो पर्वत श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार की सीमा, ठीक है ना, भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाला पर्वत है अराक। ये सब आपको मैंने बता ही दिया। अब देखो हिमालय को अगर मैं बात करूँ, देखो ये हिमालय, हिमालय के चार पार्ट दोस्तों, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, ठीक है, और लघु हिमालय और शिवालिक। इन दोनों को जो जोड़ने वाला जॉइंट मैंने आपको सिर्फ बताया था, सचल जॉइंट, इन दोनों को जोड़ने वाला एमसीटी, जैसे बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट, इन दोनों को जोड़ने वाला एमबीडी, एमबीएफ, मैन बाउंड्री फॉल्ट। ये ध्यान रखना, इनके बीच में आपको सिक्वेशन में यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनते। तो अभी तक हमने बेसिकली हिमालय के कुछ पार्टों को देखा, उनके कौन कौन सा किस तरीके से विस्तार है ये देखा है आपने। अगला प्रमुख घाटियां हैं, कई बार ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर घाटियां जैसे मरका घाटी, नुब्रा घाटी, सोरी घाटी और कश्मीर घाटी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश की घाटियां जस्ट गो थ्रू 2 and 3 times, आपको याद हो जाएगी। चंबा घाटी, मालना घाटी, सांगला घाटी, लाहौल घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये सब पूछ सकते हैं केवल स्टेटमेंट में यूपीएससी में आउट टाउनशिप। उत्तराखंड की घाटी, फुलोक घाटी, धर्मा घाटी, सौर घाटी, नैलांग घाटी, ये सब होगा इसमें। ठीक है, अन्य घाटियों में देखें तो जोगू घाटी नागालैंड में है, यूथांग घाटी सिक्किम, ध्यान रखना बहुत फेमस है यूथांग घाटी। साइलेंट वैली सब जानते हैं केरल में है, अराकू घाटी बहुत फेमस है कॉफी उत्पादन के लिए, सभी जानते हैं कॉफी उत्पादन के लिए अराकू घाटी। कम्बन घाटी तमिलनाडु में है, नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल। ये घाटियों को जरूर ध्यान रखना, कई बार 75 क्वेश्चन इन घाटियों से पूछा। अब आते हैं दर्रे। दर्रे के क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दर्रे के आ जाओ, और वो क्वेश्चनों को खराब कर देते हैं आपके, और दर्रे वाले क्वेश्चन ज्यादातर होते भी नहीं। अब अगला हम आगे देखेंगे इसी के अंतर्गत, जो काफी क्वेश्चन कई बार ऐसे एक दो स्टेटमेंट बनने की संभावना रहती है। और फेमस ऐसे दर्रे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फेमस फेमस दर्रे को हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम कश्मीर के दर्रे देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की। ये पूरा मैपिंग आपको देखा है, कश्मीर का मैपिंग है बेसिकली पूरा। और इसी मैपिंग में आपको देखेंगे ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, भारत का क्षेत्र जो पाकिस्तान द्वारा ऑक्युपाइड किया हुआ है। और यहाँ ये वाला जो लाइन आपको दिख रही है जो जा रही है इसमें, ये एलओसी टाइप में है दोस्तों, ठीक है ना। ये वाला क्षेत्र अक्साई, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र एकदम अक्साई चीन है, और ये सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, ये बेसिकली मैपिंग है। अब उसमें आपको देखना है थोड़ा सा दर्रा के हिसाब से, दर्रा के हिसाब से अगर देखें हम सबसे पहले, एक आता है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे की अगर मैपिंग के हिसाब से देखो तो दोस्तों ये है आपका, ये काराकोरम दर्रा है, ये बेसिकली ये इधर चाइना है, इधर आपका ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख वाला एरिया। तो काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5,500 मीटर की ऊंचाई पर है ये चीन के सियारकंद को भारत के लेह प्रांत से जोड़ता है, जो लेह लद्दाख वाला प्रांत है वहां, उससे जोड़ता है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम आप सभी जानते हैं ट्रांस हिमालय का पार्ट, ठीक है ना। ये दोस्तों ये यारकंद है, ये भारत का लेह है, इसको अक्साई चीन बोल सकता है। ये आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीन कश्मीर को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है आपका बुर्जुल, ये भी दोस्तों काराकोरम श्रेणी में स्थित है, बुर्जुल दर्रा बुर्जुल पर्वत पर है। ये क्या करता है, बुर्जुल दर्रा की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका बुर्जुल दर्रा। ये मुख्य रूप से पीओ के क्षेत्र में गिलगिट एरिया भारत का, उस गिलगिट को मुख्य रूप से जम्मू से जोड़ता है, कश्मीर है यहाँ पर, कश्मीर से जोड़ता है, तो गिलगिट को कश्मीर से जोड़ता है।
ठीक है। कश्मीर श्रीनगर को गिलगित पीओके से जोड़ता है ये वाला क्षेत्र, बुर्जिल दर्रा। उसके बाद जोजिला दर्रा आता है, काफी इंपॉर्टेंट दर्रा है। ये मुख्य रूप से जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है, जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है दोस्तों। और जो नेशनल हाईवे है NH1D वो यहीं से गुजरता है। जो श्रीनगर नेशनल जो 1D वाला, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला फाइल है, वो यही है आपका 1D। ये देखूंगा आप इसमें, ये मान लो ये आपका NSS1D जा रहा है ये पूरा, ठीक है। ये इधर लेह को जोड़ेगा, इधर श्रीनगर को जोड़ेगा। ये आपकी जांच का श्रेणी है, और श्रेणी में बीच में ही दर रहा है, ये श्रेणी पर्वत श्रृंखला के बीच में दर रहा है, जब जाएगा व्हीकल तभी जाएंगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन तभी हो पाएगा। उसमें कोई दर्रा मतलब पहाड़ों के बीच में कटी हुई घाटियां दर्रे होते हैं, जहाँ से आराम से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट दर्रा जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल श्रेणी में दोस्तों, कश्मीर घाटी से जम्मू को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट दर्रा है भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली, अगर हम देखें स्ट्रेटेजिक दृष्टि से तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू से श्रीनगर का रास्ता यहीं से निकलता है। वर्तमान में जवाहर सुरंग, जो जवाहर सुरंग बनाई गई कश्मीर में, वो इसी बनिहाल दर्रे में होती है। ठीक है। ये बेसिकली जम्मू से निकलता है, ये उधमपुर होते हुए रोड जा रहा है आपका श्रीनगर के लिए। और ये वाला आपका कौन सी घाटी, पीर पंजाल श्रेणी है, और इसमें यहाँ पर बीच में दर्रा है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की दर्रे, इसमें कुछ फेमस फेमस है, जैसे एक है बाड़ालाचा, ये है सिपकला, ये माना और नीम, ये उत्तराखंड के हैं दोनों। ये हिमाचल में तीन दर्रे बेसिकली फेमस फेमस है उसकी। तो हिमाचल में आता है सबसे पहले बाड़ालाचा दर्रा, जब आप सब जानते हैं। यहाँ पर जास्कर श्रेणी से निकलता है, और ये हिमाचल के लाहौल जिला है, आपने सुना होगा लाहौल स्पीति जिला है हिमाचल में, लद्दाख से जोड़ता है। और लेह मनाली जो नेशनल हाईवे है वो यहीं से, लेह मनाली यहाँ से, ठीक है। लेह मनाली नेशनल हाईवे यहीं से। इसके बाद आता है दोस्तों आपका, ये देखा ना, ये मनाली था, और मनाली से आप लेह के लिए जा रहे हो, तो दो दर्रों से आपको गुजरना पड़ता है। एक दर्रा आपका रोहतांग दर्रा आता है, और एक दर्रा आपका ये बाड़ालाचा दर्रा आता है। इन दो दर्रों से अगर आप मनाली से लेह के लिए रोड से जाओगे, तो दो दर्रों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ध्येय है, रोहतांग दर्रा आप सभी जानते हैं, रोहतांग दर्रा बेसिकली मनाली वाला एरिया है ये लाहौल स्पीति एरिया को जोड़ते हैं, किसके, हिमाचल के का। और यहाँ से जाता है, और ये पीर पंजाल श्रेणी का पार्ट है रोहतांग, ठीक है। वही लेह मनाली हाईवे इसमें भी होकर निकलता है। सिपकरा दर्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, बेसिकली भारत चीन सीमा पर स्थित है, तिब्बत को भारत से जोड़ता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। और ये भारत का नेशनल हाईवे 5 यहीं से गुजरता है, ठीक है, जो फिरोजपुर से सिपकला हिमाचल को जोड़ता है, ठीक है ना। फिरोजपुर पंजाब में, हरियाणा से होते हुए यहाँ पर जाएगा नेशनल हाईवे 5। और ये इस दर्रे से गुजरता है, कौन सा, सिपकला। उत्तराखंड के दर्रे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट देख सकते हैं माना दर्रा उत्तराखंड में जास्कर श्रेणी का, चीन सीमा से लगता है। उत्तराखंड में चमोली, आपने सुना होगा, चमोली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड, जिसको ये किससे जोड़ता है, चीन के तिब्बत से। नीति दर्रा आप सभी जानते हैं, यहाँ पर है नीति दर्रा, ये हो गई ग्रेट हाईवे, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। लिपुलेख दर्रा, ये भी उत्तराखंड में है। भारत का व्यापार तिब्बत और भारत के बीच में व्यापार का महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भारत चीन नेपाल पर भी अवस्थित है, ठीक है ना। और कैलाश मानसरोवर यात्रा ध्यान रखना, इसी से होकर निकलती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो निकलती है वो लिपुलेख दर्रे से निकलती है, ठीक है। ये मानसरोवर है, ये आपका लिपुलेख लिपुलेख दर्रा है, इसमें होगी जो भी झील है तिब्बत के बाद। सिक्किम एक, सिक्किम में तीन दर्रे दोस्तों फेमस है, एक है नाथुला, एक है नाथुला, और एक जिले ध्यान रखना, इधर है तिब्बत और इधर है नेपाल, इधर भूटान की दो है। देखो नाथुला दर्रे की अगर बात करो तो नाथुला दर्रा ही है, ये किसमें जोड़ेगा, सिक्किम को तिब्बत, तिब्बत की राजधानी का नाम है दोस्तों लहासा, ये बेसिकली लहासा को जोड़ेगा। और ये भारत तिब्बत व्यापार पोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने देखा होगा। तीन व्यापार पोस्ट है भारत और तिब्बत के बीच में, सिपकला लिपुलेख है, तीसरी है नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा जो 1962 में युद्ध हुआ उससे लेकर के 2006 में जाके पुनः खुला है, मतलब 40 साल बाद ये खुला था, ठीक है। ये भी महान हिमालय का पार्ट है। देखो ये देखो, नाथुला दर्रा से गंगटोंग से आप रोड जाओगे लहासा के, ये कैलाश पर्वत श्रृंखला नजर आ जाएगी, ठीक है। अगला आता है आपका जेपला नाथुला, जेपला और नाकु जेलेपला, ये भी सिक्किम में ही है, ये तिब्बत की सीमा पर है। और नाथुला ये भी तिब्बत की सीमा पर है, तीनों मुख्य रूप से। तो अगर मैं बात करूं आपसे, नाकुला, जेपला, ये तीन दर्रे सिक्किम में, काफी इंपॉर्टेंट, इनका याद रखना, नाम याद रखना, इससे काम चल जाएगा आपका इनमें। अगला है अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रे, देखो मैपिंग में याद रखो, काम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा है बुमला, और इधर है बोमडिला, ठीक है ना। बोमडिला जाता है इधर तिब्बत को, ठीक है। और बुमला भी तिब्बत को जाता है, दोनों जाता है, लेकिन बोमडिला तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ता है, ये भी महान हिमालय का पार्ट है। इधर आपका है यांग याप दर्रा, ध्यान रखना, यांग याप दर्रा है दोस्तों, ये भी हिमाचल का है। और दिहांग दर्रा, ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दिहांग दर्रे से होकर,
क्योंकि कोई भी नदी आएगी तो पहाड़ को तोड़ते हुए तो आएगी नहीं, पहाड़ में जो बीच वाला क्षेत्र होगा दर्रा ही होगा, निश्चित रूप से दर्रे से होगी आके ध्यान देगा। देपोर पास वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मुख्य रूप से भारत और म्यांमार की सीमा पर है, ये जो भारत और म्यांमार होके जाता है, तो देपोर पास ये यांग दर्रा हो गया, दिहांग दर्रा हो गया, देपोर पास हो गया, भारत चीन और म्यांमार की सीमा पर इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यापार दृष्टि से महत्वपूर्ण दर्रा, जिसमें चीन का भी बॉर्डर बाउंड्री आती है। ठीक है, दक्षिण भारत के 3 दर्रे फेमस है, थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट। देखो ये है दोस्तों बम्बई, ये है इधर थाने, इधर है, ये बम्बई, ये बम्बई और पुणे को जोड़ने वाला है पुणे, और मुंबई और थाने को जोड़ने वाला है थाने। ठीक है, नीचे है आपका पाल घाट। पाल घाट बेसिकली आप अगर मैं बात करूँ, ये नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी उसके बीच में है, और एक केरल और तमिलनाडु, ये इधर दोस्तों केरल है, इधर दोस्तों तमिलनाडु, इनके बीच में इसको जोड़ता है पाल घाट। ये कंफ्यूज होगा ना, टीबी पी, पाल घाट, गोल घाट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे, काफी बार पूछ जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने बेसिकली हिमाचल में हिमालय को पढ़ा, उसके दर्रों को पढ़ा, अब प्रायद्वीप पढ़ा। अब ध्यान रखना, ये मैपिंग आपका खेल कर, ये मैपिंग माइंड में बैठा, अगर ये मैपिंग मैप के माइंड में है तो आपके भारत के प्रायद्वीप पठार से आने वाले ज्यादातर क्वेश्चनों के सवाल आप कर दो, ज्यादातर क्वेश्चनों के सवाल मैं आपको बताता हूँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी आपसे पूछ चुका। अब इस मैपिंग को समझ, ये पूरा है प्राधिकरण। देखो ऐसे होता है भारत का मैपिंग, अगर आपको मैं समझाऊं, इसको मैं थोड़ा सा अगर खींच के भारत का मैपिंग में ही जोड़ता हूँ तो देखो। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट मैपिंग। ठीक है, मैंने भारत का पूरा कंप्लीट मैप अभी तक हमने जो पढ़ा दोस्तों, वो आपका ये है। ठीक है, इसे बोला गया है या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, और इसमें हमने सारी चीज देख ली, हिमालय के पहाड़ देखे, इसमें ऊपर ऊपर ट्रांस हिमालय, इसके बाद बृहद हिमालय, ये मधु हिमालय, इससे हिमालय, ऐसे करके हमने इसको पढ़ा। दूसरा ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला जो मैं आपको ये इस तरीके से बताऊँ, ये सारा मैदानी क्षेत्र, ये इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान क्षेत्र है, इधर गंगा का मैदान क्षेत्र, गंगा से सहायक नदी, इधर ये सिंधु की सहायक क्षेत्र है, और ये है अरावली पर्वत श्रृंखला, और ये है डेजर्ट। सो अब बहुत सारी चीजें आप यहाँ से समझ जाओ। तो बेसिकली अब आए हम भारतीय प्रायद्वीपीय पठार से, प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अगर विस्तार देखें हम, जैसे कि पूरा विस्तार में समझाऊंगा। देखो अरावली पर्वत श्रृंखला है इधर, तो इसकी सीमा में, इधर इसकी सीमा में राजमहल की पहाड़ियां हैं दोस्तों, इधर इसकी सीमा में पश्चिमी घाट है, और इधर इसकी सीमा में, ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत को कवर कर, चारों सीमाएं अगर इसकी देखी जाए। अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूं, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रूप में रहेगी, और आई थिंक आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इस मैपिंग से आपको बहुत सारी चीजें, देखो पहले अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से निकल करके राजस्थान को पूरा काटते हुए बीच में से और दिल्ली तक जाती। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला सब दुनिया की सबसे प्राचीन प्री कैम्ब्रियन काल की सबसे प्राचीन अगर कोई पर्वत श्रृंखला है तो अरावली श्रृंखला है, और दूसरा पे अगर सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है आपकी यहाँ पर पड़ती दोस्तों विंध्याचल पर्वत। अब आप देखिए एक एक चीज आराम से, मैपिंग को ध्यान रखो, ये ये वाला एमपी है, ये वाला राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है, ये दोस्तों यूपी है, ये पूरा एमपी है दोस्तों, ये पूरा महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये आपका तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये पूरा आपका मैपिंग है। एक तरह से जस्ट ध्यान रखना, इसलिए आपके माइंड में पूरा मैपिंग क्लियर होती है, बहुत सारी चीजें से आप क्लियर कर जाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपकी। अब इसमें यहाँ सवाल आता है, हर साल आपके 1 से 2 3 क्वेश्चन आपके यहीं से घूमेंगे, जो आपको यहीं से आपको पढ़ के देने चाहिए। कैसे करना है, देखो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो सबसे इसकी चीज, अरावली पर्वत श्रृंखला की खास बात यह है कि राजस्थान को 2 भागों में बांट, ये इधर वाला भाग इसका पूर्वी राजस्थान का भाग हो जाएगा, इधर वाला भाग पश्चिमी राजस्थान का भाग। अब जो हमारे मानसून की हवाएं आती है वो इधर होकर चली जाती है, इससे इधर समानांतर, इसलिए यहाँ पर इधर पश्चिमी भाग में बरसात, और इधर से जो मानसून जाता है दोस्तों, वो इस हिमालय अरावली पर्वत श्रृंखला है उनको दूसरी ओर जानने नहीं देती। इसकी वजह से अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में यहाँ पर तो हरा भरा राजस्थान, लेकिन यहाँ पर जो सूखा राजस्थान है, डेजर्ट एरिया, इसलिए अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से विभाजित करती है, बल्कि बहुत सारे जियोलॉजिकल रूप से, जलवायु, सामाजिक, आर्थिक रूप से दूसरे विभाजित करती है।
पश्चिमी राजस्थान सूखा रह जाता है, कृषि वहाँ पर खास नहीं होती है। पूर्वी राजस्थान हरा भरा हो जाता है, वहाँ पर कृषि अच्छी होती है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें चेंज है। इसी अरावली पर्वत श्रृंखला ने एक खास बात और कर रखी है, अगर आपको मैं बताऊं दोस्तों, क्या नाम है, इस अरावली पर्वत श्रृंखला के इधर बहने वाली नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में आती है, और इस अरावली पर्वत श्रृंखला के इधर बहने वाली नदियां आपके अरब सागर। तो ये राजस्थान में जल विभाजक के रूप में भी काम, ठीक है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला के नीचे आता है मालवा का पठार, ये एमपी राजस्थान की बॉर्डर पे है। ये बुंदेलखंड का पठार, ये यूपी के पास में आता है बुंदेलखंड एरिया, और ये बघेलखंड का पठार, ध्यान रखना इनका नाम होगा, बुंदेलखंड ऊपर है, बघेलखंड यहाँ है, बघेलखंड झांसी वाला जो एरिया है आपका ये। तो देखो, ऊपर अरावली पर्वत श्रृंखला, ये मालवा का पठार, इसके बाद आपकी आती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये ऐसे जाती है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला में एक तो ये वाली इनके तीन पार्ट होते हैं, एक तो विंध्यन श्रेणी हो गई, बीच में भांडेर श्रेणी, और कैमूर की पहाड़ियां, अलग अलग पहाड़ियां पर पाई जाती है। कैमूर की पहाड़ियां बेसिकली झारखंड और बिहार और पूर्वी एमपी तक फैली हुई है, ये कैमूर की पहाड़ियां। और कैमूर की पहाड़ी के यहाँ पर छोटा नागपुर पठार है, जहाँ पर बिहार झारखंड वाला एरिया आता है। तो विंध्यन श्रेणी को मैंने देखा आपने किन तीन भागों में बांटा, अगर पूछ सकते हैं पूरा से क्वेश्चन क्या है, सबसे पश्चिम में विंध्यन, फिर भांडे और फिर कैमूर। अब सबसे पहले, अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखली है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखली, इसके नीचे एक घाटी है। ये कौन सा पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत में क्या है, एक पठार ऊंचा उठा रहता है पर्वत, और नीचे घाटी। तो इसके जस्ट नीचे एक घाटी है, ठीक है ना। ये आपको विंध्य श्रेणी की घाटी दिखी, ये वाली घाटी जो मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, अगर बात करें, ये दूसरे कलर से देखिए, ये ब्लैक कलर से घाटी है, और इसी घाटी में आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, जो इस मेकाल की पर्वत श्रृंखला से निकलेगी और फिर बहते हुए आपके अरब सागर, है ना। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नीचे और सतपुड़ा के ऊपर, ये नीचे सतपुड़ा है, इन दोनों के बीच में जो नदी बहती है वो नदी, इसलिए घाटी, ये दोनों ब्लॉक पर्वत है, और ब्लॉक पर्वतों के बीच में जो नदी घाटियां होती है उसे ब्लॉक घाटियां कहते हैं, तो घाटियां इस बिल्डिंग जिसे व्यक्त घाटी, ठीक है। इसके नीचे आपकी आती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये देखो, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा के मध्य वाले क्षेत्र को महादेव, और इसके पूर्वी वाले क्षेत्र को मैकाल पर्वत श्रृंखला। इस सतपुड़ा का ही हिस्सा है, रेंज सतपुड़ा है, पहाड़ी अलग है। इस सतपुड़ा के नीचे आपको बहुत सारे पर्वत श्रृंखला, ये महाराष्ट्र का लावा नगर पठार, फिर तेलंगाना का पठार है, ये दंडकारण्य पठार है, जो तेलंगाना चार राज्यों में आता है बेसिकली, पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा और इसी दंडकारण्य पठार, और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और ध्यान रखना, ये दंडकारण्य पठार ही है जो नक्सलवाद का सेंटर बना, ठीक है। इन दोनों पठारों के बीच में यहाँ पर गोदावरी नदी प्रवाहित होती है, गोदावरी नदी आपको बंगाल खाड़ी में ध्यान रखना। ये पूरा आपका यहाँ से लेकर के, और यहाँ से लेकर के आपको पश्चिमी घाट, आगे भी देखेंगे इसको, और यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के आपको पूर्वी घाट है पूरा दोस्तों। इस पूर्वी घाट की से है कि इसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है, ये समतल ज्यादा होता है, यहाँ से गुजरने वाली नदियां आपकी क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण। पश्चिमी घाट ऊंचा है, पश्चिमी घाट ऊंचा है, पहाड़ियां नीचे गिरेंगी, नदियां ऊपर से नीचे गिरेंगी, तो एस्टुरी का निर्माण है, ये बहुत बेसिक चीज है। इसके बाद आपने देखा होगा ये राजमहल की पहाड़ियां, यहाँ पर जो छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में देखेंगे हम। इसके बाद शिलांग का पठार, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पहले ये पूरा क्षेत्र एक ही मिला हुआ, लेकिन लगातार ब्रह्मपुत्र नदी, पहले बहुत घाटी थी इसमें, लेकिन लगातार ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा यहाँ गाद लाया गया था और उससे समतल कर दिया गया, तो इस तरीके से इसको अलग कर दिया गया सलांग का पठार। सलांग का पठार, हालांकि ये माना जाता है कि एक तरह से प्राचीन पठार का ही भाग था, लेकिन अब इसमें अलग है, अलग हो चुका। अब मैंने पूरी बेसिक चीज बता दी, अब सुनिए पूरी कहानी। पठारी क्षेत्र की बात करें तो गोंडवाना भूमि का भाग है दोस्तों। आर्कियन काल में गोंडवाना भूमि का निर्माण हुआ, ऑलरेडी हम बता चुके हैं इसको आपको, अगर बेसिक नोट्स में देखोगे। भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश की बात करेंगे तो क्यों, क्योंकि सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश अरावली पर्वत श्रृंखला इसी का पार्ट, सबसे प्राचीनतम भूखंड है ये, बहुत शांत है, भूकंप की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि भारत का जो भूकंप आता है हिमालय क्षेत्र में आता है, ये तो अलग होकर के आराम से बना था, इसलिए यहाँ पर कोई भूकंप आता नहीं, आराम से बनता है। औसत ऊंचाई इसकी बहुत कम है, 900 मीटर तक है। उत्तर में इसकी अरावली पर्वत श्रृंखला मैंने बताई थी, राजमहल की पहाड़ियां और सोलांग का पहाड़ी, ये वाला क्षेत्र इसका जो मैंने आपको देखा रहा हूँ, ये वाला आपका उत्तरी क्षेत्र है इसका पहाड़ी, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से डिटेल से देखिए। इस प्राचीन पठार को तीन भागों में बांटा, तीन चार भागों, मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र, दक्कन का पठारी क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र, पूर्वी घाट क्षेत्र। जैसे आपको इसमें बैकग्राउंड में बताता हूँ, ये खेल समझ जाइए, फिर आपको ज्यादातर चीजें ना तो रटने की जरूरत है, ना किसी से पूछने की जरूरत है आपको।
एक चीज और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, एक भूल गया मैं। सतपुड़ा पहाड़ी के नीचे तापी नदी प्रवाहित, और यहाँ भी आप मैपिंग में देखोगे आगे पता लग जाएगा आपको, इसके नीचे भी एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है ना, वो महाराष्ट्र से होकर निकलती है, तो वो आपको यहाँ देखिए। देखो ये पूरा कितने क्षेत्रों में बांटा है, ये उच्च भूमि क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका पठारी क्षेत्र है जो मैं आपको हाईलाइटेड कर रहा हूँ रेड से, ये आपका पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, इस तरीके से इसको पूरा विभाजित किया, ठीक है। अब मध्यवर्ती उच्च क्षेत्र में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अरावली पर्वत, पूरा जियोलॉजी ऑफ इंडिया आप यहाँ से समझ जाओगे, आपको पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाती है। जब भी आप इसको पढ़ो, वीडियो देखने के बाद 2-3 बार इसका रिवीजन मैपिंग कर लो, बिल्कुल गलत है। मैं माइंड सेट फिक्स, माइंड में सोचो कहाँ से निकलेगी, कहाँ तक जाएगी, कौन कौन सा एरिया पढ़ेंगे, ऊपर ध्यान रखो सबसे पहले, जैसे मैं सोचूं अगर कि सबसे पहले हिमालय आएगा, फिर मैदानी क्षेत्र आएगा, गंगा का क्षेत्र आ जाएगा, इधर आपकी देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं थोड़ा सा इधर जाऊंगा, सिंपल से राजस्थान की तरफ जाऊंगा, तो सिंपल सी बात है मेरे पास अरावली पर्वत श्रृंखला आ जाएगी, उसके उत्तर में रहेगी आपका मालवा पठार आ जाएगा, फिर विंध्याचल श्रवणी आ जाएगी, नर्मदा नदी आ जाएगी, फिर आपके सतपुड़ा आ जाएगी, फिर तापी नदी आ जाएगी, ऐसे मतलब डाउन होती जाइए, तो मैप फिक्स है, तो आपको सब चीज आती है। अरावली पर्वत श्रृंखला की मैं बात कर दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है, दिल्ली रिज नाक से जानी जाती है। अरावली दिल्ली के मजनू का टीला आपने सुना होगा, दिल्ली में ही मजनू का टीला वहां तक है, लगभग 800 किलोमीटर लंबी है, ध्यान है। विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टान है, एक विशाल मूर्धार पर्वत श्रृंखला है जो अवशिष्ट पर्वत से निर्मित है, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, और ये जल विभाजक के रूप में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व की तरफ आने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और पश्चिम की तरफ जाने वाली नदियां अरब सागर में मिलती है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद आता है इससे नीचे मालवा पठार, मालवा पठार की बॉर्डर देखिए, मालवा पठार के दक्षिण में आती है विंध्यन श्रेणी, उत्तर में आती है इसकी अरावली श्रेणी, पूरब में आती है इसकी कौन सी बुंदेलखंड का पठार, ये आते हैं। लावा निर्मित पठार है, बहुत सिंपल पठार है, ढाल इसका देखें तो उत्तर की ओर ढाल है, ध्यान रखना मालवा पठार का ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए चंबल नदी, बहुत सारी नदी है इससे उत्तर की ओर निकलती, चंबल बेत केन ये सब सब उत्तर की ओर जाती है, तो मालवा पठार से निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर जाती है, चंबल नदी यहीं से निकलती है दोस्तों, तो वो उत्तर की ओर जाती है, काली नदी यहीं से जाती है उत्तर की ओर जाती है, बेतवा यहीं से जाती है, ठीक है, ये सारी ये नदी आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। बुंदेलखंड का पठार की बात करें, ग्वालियर का पठार विंध्यचल पर्वत श्रृंखला के बीच है, ये चंबल नदी यहाँ पर भी निकलती है बुंदेलखंड पठार से, ठीक है। और एक आता है बघेलखंड का पठार, ये बुंदेलखंड के पठार के पूर्व में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। बुंदेलखंड का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हालांकि संसाधन पाए जाते हैं लेकिन ज्यादा विकसित क्षेत्र नहीं है। इसके बाद आता है छोटा नागपुर का पठार, दोस्तों छोटा नागपुर के पठार को मैप को समझो, देखो छोटा नागपुर का पठार ही, इसके उत्तरी उत्तर भाग में है राजमहल की पहाड़ी, और दक्षिणतम भाग से निकलती है महानदी जो कोयला के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और इसके बीचों बीच निकलती है दामोदर, जो इसको दो भागों, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार को उत्तरी भाग रांची का पठार कहलाता है, और दक्षिणी भाग छोटा नागपुर या हजारीबाग का पठार कहलाता है, तो इसके तीन छोटे छोटे पठार भागों में से बना है। ये भी गोंडवाना का ही भाग है, इसे अग्र गंभीर पठार भी कहते हैं, और यहाँ से रांची का पठार इसका उत्तर का वाला पार्ट है, हजारीबाग का पठार कोडरमा का पठार ये है, यहाँ पर दामोदर स्वर्ण रेखा बराकार नदी प्रवाहित होती है, और महानदी इसके दक्षिणतम भाग से निकलती है, ध्यान रखना ये बात, महानदी इसके दक्षिण, दामोदर भी कोयला के प्रसिद्ध है, महानदी भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा कोयला के लिए क्षेत्र है, लोहा उत्पादन के लिए क्षेत्र बहुत अच्छा है, खनिज संसाधन दृष्टि से कोई कमी नहीं है, और छोटा नागपुर पठार 4 राज्यों में फैला हुआ है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, खनिज दृष्टि से सबसे धनी देश है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है। इसके बाद देखो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, इस प्रायद्वीपीय पठार को अलग करता है मालदा गैप, मालदा गैप आप सभी जानते हैं, मालदा ये बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, बांग्लादेश में है, और मालदा गैप जहां पर ब्रह्मपुत्र गंगा द्वारा लाए गए अवसादों को गिराया जाता है, ये पूरा अवसादी क्षेत्र। इसके पूरब में भाग में जाओगे तो आपका सलांग का पठार आता है, और इसी सलांग के पठार में, सलांग के पठार का मोस्टली पार्ट मेघालय में है, लेकिन कुछ हिस्सा छोटा सा इसका, लेकिन इसे मेघालय के पठार के नाम से, गारो, खासी, जैंतिया, मेकिर और रेगमा ये पहाड़ियां इसी सलांग पठार का हिस्सा। मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार का बाहरी भाग, दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम जो है वो इसी, है ना, मासिनराम है जो काशी पठार,
और देखिए नीचे में, अब पहले पहले पढ़ा अरावली पर्वत श्रृंखला, उसके नीचे पढ़ा हमने मालवा का पठार। देखो यहाँ हो गई अरावली पर्वत श्रृंखला, यहाँ मालवा का पठार, यहाँ बुंदेलखंड, यहाँ बघेलखंड, और यहाँ पर आप पारसनाथ की यहाँ पर पहाड़ी देखोगे, और यहाँ पर आपका मेघालय का पठार। ये बात की मैपिंग में आपको दिखा दूँ। मालवा के पठार के नीचे आती है विंध्यनशाला, विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला। अब विंध्यांचल का पूरा विस्तार देखिए, ये पूरी श्रेणी है। इस श्रेणी में अलग अलग पहाड़ियां, इसके पश्चिमी भाग पर है विंध्यांचल पहाड़ी, मध्य भाग पर है भांडेर पहाड़ी, और पूर्वी भाग पर है कैमूर की। ठीक है, और इसी के पास एक पारसनाथ की पहाड़ी यहाँ पर निकलती है। आगे मैं देख रहा हूँ, फिर नर्मदा घाटी बहती है दोस्तों, नर्मदा नदी यहाँ पर जल निकलता है नर्मदा घाटी से। फिर आपकी आती है सतपुड़ा, सतपुड़ा में पश्चिमी भाग पर सतपुड़ा, मध्य भाग पर महादेव, और पूर्वी भाग पर मैका आती है। ऐसे पूरा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इस पूरी को आपको क्या कहेंगे, विंध्यांचल श्रृंखला। इसके नीचे एक नदी घाटी बहती तापी, ये दोनों नदियां आपकी कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है, और इससे नीचे आती है अजंता। तो अगर नॉर्थ टू साउथ अगर मैं चलूँ, सबसे पहले अरावली पर्वत श्रृंखला, उसके साउथ में मालवा का पठार, उसके साउथ में विंध्यांचल, उसके साउथ में नर्मदा घाटी, उसके साउथ में सतपुड़ा, उसके साउथ में तापी घाटी, उसके साउथ में अजंता। ये फ्लो आपको याद होना चाहिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है, माइंड मैप बनाना है। विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला का पूरा विस्तार दिया गया है। ये नर्मदा घाटी से की ढाल पर है, कैमूर की पहाड़ियां, ध्यान रखना, सोन घाट, कैमूर की पहाड़ियों से सोन नदी भी आप निकलते आप जाते हैं। विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला में अगर भाग देखें तो इसके 3 भाग है। ये पारसनाथ की पहाड़ी, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चौथी पहाड़ी, ये ब्रंश घाटी है, इसमें ध्यान रखना। नर्मदा और तापी ये बहती अरब सागर की तरफ, और दामोदर घाटी यदि विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला की जो पूर्वी पहाड़ी है वहां से निकलती है। कैमूर पहाड़ी से दामोदर घाटी की नदियां, ये दामोदर नदी अभी देखा है हमने छोटा नागपुर पठार के दक्षिणतम भाग में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, तो ये पूरा है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूरा क्रम आपको याद होना चाहिए। पूरा क्रम आपको पता है, विंध्यांचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ी, ये आपको पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे। उत्तर से दक्षिण में बता दिया, मालवा, विंध्यांचल, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी, ये अजंता, सबसे नीचे अजंता घाटी आती है, फिर आपको बताइए। सोन नदी कैमूर की पहाड़ी और पारसनाथ की पहाड़ियों के बीच में बहती है, आपने देखा होगा मैप में, सोन नदी कैमूर की पहाड़ी वाला ये हिस्सा से निकलती है सोन। और एक चीज बता था, सोहन नदी उत्तर, एक चीज पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज निकल के आएंगी। हाँ, नदियां पढ़ लोगे, पहाड़ियां पढ़ लोगे, ज्योग्राफी का स्तर की पढ़ लोगे, सब चीज हो जाएगी। इसके बाद आता है सतपुड़ा, ब्लॉक पर्वत है ऑलरेडी, ब्लॉक पर्वत आप सभी जानते हैं, जब दो प्लेट एकदम से अलग हो जाती है, संपीड़ित होकर के बीच में घाटी हो जाती है, ऊपर उठा हुआ भाग को ब्लॉक पर्वत, नीचे घाटी। तो इसके अगर सब अस्त का अगर मैं सतपुड़ा पहाड़ी की बात करूँ तो इसके उत्तर वाले क्षेत्र में नर्मदा नदी, इसके दक्षिण वाले क्षेत्र में तापी नदी बहती है। ठीक है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, इसका पूरा समूह है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव पहाड़ियों में, महादेव की पहाड़ी में है धूपगढ़। मेकाल पहाड़ी है सतपुड़ा के सबसे पूर्व में है। मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, यहाँ से ध्यान रखना, अमरकंटक है। मेकाल की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है, नर्मदा नदी मेकाल की पहाड़ी से निकलती है, सोन नदी मेकाल की पहाड़ी से निकलती है, महानदी मेकाल की पहाड़ी से निकलती है। महानदी दक्षिण पूर्व की तरफ बहते बहते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहते बहते अरब सागर में गिर जाती है। सोन नदी उत्तर की तरफ बहते बहते गंगा नदी मिल जाती है। पता है आपको, गंगा नदी की सहायक नदी दक्षिण से आती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी अगर मैं बात करूं, अमरकंटक से केवल 2 नदियां निकलती है, ध्यान रखना। देखो मेकाल एक बड़ी पहाड़ी, उसकी एक चोटी है अमरकंटक। मेकाल पहाड़ी से बेसिकली 3 नदियां निकलती है, लेकिन उसकी एक चोटी अमरकंटक से 2 नदियां निकलती है। सोन नदी उस मेकाल पहाड़ी से तो निकलती है, लेकिन अमरकंटक चोटी से नहीं निकलती। तो नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है, लेकिन महानदी निकलती तो मेकाल पहाड़ी से, लेकिन उस चोटी से नहीं निकलती। एक पहाड़ी में कई चोटी हो सकती है, ध्यान। चोटी मतलब पहाड़ी का बीच का सर्वोच्च उच्च क्षेत्र होगा। इसके बाद आते हैं हम दक्कन के पठार में, ज्वालामुखी निर्मित जमा हुआ लावा से निर्मित पठार है। आप सभी जानते हैं ज्वालामुखी से निर्मित है, खनिज संसाधन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। विस्तार अगर देखें तो पूरा महाराष्ट्र से लेकर के साउथ तक आता है, लेकिन ध्यान रखना एक बात, केरल इसका पार्ट नहीं। ये बात याद रखना हमेशा, केरल दक्कनी पठार का पार्ट नहीं है, वो पश्चिमी घाट का पार्ट है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिण के सभी राज्य बस केवल को छोड़ के, इतना याद रखना। सीमाएं देखें, उत्तर में आपका सतपुड़ा बंधन, दक्षिण और उत्तर, डायरेक्ट उत्तर में आपके महादेव की पहाड़ियां, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, ये पूरा आपका है। मैपिंग देखना चाहो तो मैपिंग पे आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इसी को
देखो ये जो आपको मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ उसमें, ये है आपका पठार क्षेत्र। उत्तर में सतपुड़ा महादेव की पहाड़ी हो गई, पश्चिमी घाट हो गया इधर, और इधर पूर्वी घाट हो गया। इस तरीके से चारों है, दक्षिण में आपको होता है हिंद महासागर। ठीक है। देखो अब इसकी सबसे बड़ी बात, इसमें कई पहाड़ है, महाद्वीपीय पठार के कई भाग है। जैसे सबसे पहले आता है लावा पठार, ये महाराष्ट्र राज्य में है। इसके अंदर अजंता की पहाड़ी है, गोदावरी घाटी, बालाघाट। ध्यान रखना बालाघाट पठार कहाँ पर है? महाराष्ट्र। भीमा बेसिन और महादेव की उच्चवारी, ये सभी का महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत ही मुख्य रूप से इसकी देखो सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्रा, ये पर्वत श्रृंखलाएं महाराष्ट्र में है। और ये सभी किसका पार्ट है? ये लावा निर्मित पठार पठार। फिर दंडकारण्य पठार बेसिकली ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में ये बेसिकली है। कई बार लोग मानते हैं कि कुछ महाराष्ट्र का भी पार्ट है इसमें, तो बेसिकली मेन क्षेत्र इसका ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का भाग आता है। तेलंगाना पठार में तेलंगाना आता है, तेलंगाना पठार में रायलसीमा पठार भी शामिल है। कर्नाटक पठार हम समझ जानते हैं, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। बाबा बूदान की पहाड़ी ऐसी पठार का भाग। तमिलनाडु पठार तमिलनाडु, सह्याद्री और तमिलनाडु के तट पर स्थित है। जावादी, सेवराय, कमला, ये बहुत सारी पहाड़ियां इसमें है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अगला आता है पश्चिमी घाट। देखो दोस्तों, ये पश्चिमी घाट है पूरा नर्मदा नदी से लेकर इधर तक, इधर पूर्वी घाट है। अब इसको देखो, देखो पश्चिमी घाट के भी कई पार्ट है। ऊपर वाला कोंकण तट है, नीचे वाला मालाबार तट है। ये दोनों विभाजित होते हैं एक रेखा द्वारा, तो उसको मैं बताऊंगा कौन सी रेखा है। पहले इसको देखो, सबसे पहले पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की एक बात बोलूँ, नर्मदा नदी से शुरुआत नहीं होकर ताप्ती नदी से शुरुआत। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा, पश्चिमी घाट की शुरुआत नर्मदा नदी से ना होकर ताप्ती नदी से होकर के ये लगभग कन्याकुमारी तक है। 16 से किलोमीटर। दूसरी बात की सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है, औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पर्वत श्रेणी होने होकर लोग बोलते हैं कि ये भ्रंश है जो अफ्रीका से अलग हुआ था कट के। ये बेसिकली दो भाग, 16 डिग्री अक्षांश इसको दो भागों में बांटता है। 16 डिग्री अक्षांश है ये 16 डिग्री अक्षांश को दो भागों में बांटता है। उत्तरी पश्चिमी घाट, दक्षिण पश्चिमी घाट। उत्तरी पश्चिम घाट को बोलते हैं कोंकण तक, दक्षिण को बोलते हैं मालावा करके ऐसा ही है। उत्तरी सहाद्वी बोलते हैं, पर दक्षिण सहाद्वी बोलते हैं इसको। गोवा से गुजरती है। उत्तरी सहाद्वी खास बात है बेसार से निर्मित है। दक्षिण सहाद्वी खास बात है ग्रेनाइट से निर्मित है। उत्तरी सहाद्वी की सबसे ऊंची चोटी कालसुक बाई है। दक्षिण सहाद्वी की चोटी कुंद्रेमुख कर्नाटक। ठीक है, कालसुक बाई महाराष्ट्र की समतली है। ठीक है, ये आपका। इसके बाद होते हैं नीलगिरी घाट। नीलगिरी घाट दोस्तों एक चीज में बताता हूँ, नीलगिरी घाट आपकी ये है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों को यहाँ जोड़। ठीक है, नीलगिरी घाट। ठीक है, आपने देखा होगा। और पश्चिमी घाट पर अगर मैं देखूँ तो ये पर्वत, ये ध्यान रखना, ये सीक्वेंस याद रखना। ये पश्चिमी घाट पर है नालकोंडा, पालकोंडा, जावारी, सेवरा, पालनी, नीलगिरी, अन्नामलाई, कोंडम और नारकोल। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिमी घाट की, पूर्वी घाट के समथिंग है, इनको आपको याद रखना। पूर्वी घाट महानदी से लेकर के तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के भी कई पार्ट आप सभी जानते हैं। पूर्वी घाट बेसिकली यहाँ से है दोस्तों, ये महानदी है, ये नर्मदा है, ये कावेरी है। इस तरीके से इसको विभाजित कर रखा है। महानदी से लेकर के नर्मदा तक तो इसको बोलते हैं उत्काल तट, उत्तरी सरकार। नर्मदा नदी से लेकर के कावेरी तक होता है आंध्र तट। और आंध्र तट और कावेरी नदी से लेकर के दक्षिणतम होता है कोरोमंडल तट। तो इसको बेसिकली तीन भागों में बांटते हैं, उत्तरी सरकार तट, आंध्र तट और कोरोमंडल। उत्तरी सरकार महानदी से लेकर के नर्मदा, नर्मदा से कावेरी, कावेरी से आपके कन्याकुमारी तक की बात। और ये नीलगिरी घाट जो दोनों घाटों को जोड़ती है। ठीक है, ये पूरी पर्वत श्रृंखला अपन को देख लीजिए एक बार, जस्ट गो थ्रू। आता है अगला, आता है भारत की प्रमुख झीलें। ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, भारत की झील। देखो भारत की झीलों के प्रभाव आप सभी जानते हैं, झीलें कई प्रकार की होती हैं। इसको देखते हैं, एक होती है विवर्तनिक झीलें, आपने देखी होगी। विवर्तनिक झीलें कोई धरातलीय क्षेत्र धंस जाता है नीचे और उसमें बाद में जल भर जाता है, उसे बोलते हैं विवर्तनिक। जैसे आपकी बुलर झील कहाँ पर है? JNK में। कौन सी नदी गुजरती है इससे? झेलम नदी, इसके पीछे होती है। लैगून झील या अनूप झील बोलते हैं दोस्तों। बेसिकली क्या होता है कि कोई कोई तटवर्ती क्षेत्र है आपका, कोई भी क्षेत्र जहां पर मिट्टी आकर के जम जाती है, मिट्टी का निक्षेप आकर के जम जाता है और उसके बीच में पानी भर जाता है, और उसे बोलते हैं लैगून। जैसे चिल्का, पुलिगेट, बेमुना, अष्टोल, ये बेसिकली तटवर्ती एरिया। चिल्का आप सभी जानते हैं उड़ीसा में, पुलिगेट आपको सभी जानते हैं मणिपुर में, बेमनाथ और अष्टोल जानते हो आप केरल में। ठीक है, एक है हिमानीकृत झील। बेसिकली हिमनदों के अपरदन की वजह से, हिमनद कोई ग्लेशियर है, उसका ऊपरी पार्ट अपरदित हो गया और उसमें बह करके पानी जम गया, वो बन गई।
ये सारी नैनीताल, भीमताल, राक्षसताल, सासताल, ये सभी झीलें कौन सी होती है आपकी? हिमालय। एक होती है वायु निर्मित, हवा बह करके चारों ओर से मतलब मिट्टी का खड़ा कर देती है, बीच में मिट्टी पानी भर जाता है उसमें, उसी को बोलते हैं आप बालू। जैसे सावर, डीडवाना, पंचवतरा, ये राजस्थान की जो झीलें हैं ये सब कैसे होंगी। ज्वालामुखी आप सभी जानते हैं, ज्वालामुखी जो निकलता है उसके बीच में ऐसा, जहां से लावा निकलता है वो छेद हो जाता है एक चौड़ा सा, जिसे क्रेटर बोलते हैं। अब ज्वालामुखी तो एक बार निकल के शांत हो गई, अब क्रेटर बन गया, खाली पड़ा हुआ है, बरसात का पानी आया किसी कारण से गया, भर गया और झील बन गई। उसे बोलते हैं आप ज्वालामुखी झील झील। और जो लोनार झील महाराष्ट्र में, ज्वालामुखी। डेल्टा मतलब बेसिकली जब नदियां आप सभी जानते हैं, नदियां बहती है और उनका डेल्टा बन जाता है, कुछ वाला हिस्सा डेल्टा का पानी एक जगह जम जाता है, उसे बोलते हैं पोलर झील हो जाती है। विशेष प्रकार की झीलों को देखते हैं कुछ। बूलर झील आप सभी जानते हैं भारत की ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील आप सभी जानते हैं मणिपुर में तैरते हुए, कुमडी उसके नाम से जाता है, तैरते हुए द्वीप पर स्थित है ये। इसमें एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केवल केवल मजाओ। हाँ, और ये राष्ट्रीय परिसर पार्क, यहाँ पर एक हिरण पाया जाता है जिसे बोला जाता है संगय, डांसिंग हिरण के रूप में, डांसिंग डियर बोलते हैं इसको, डांसिंग डियर। ठीक है ना। चिल्का झील आप सभी जानते हैं सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कहाँ पर? उड़ीसा में है। और ये कहाँ पर? नाला बाना आइलैंड पर स्थित है। हेमनाथ केरल की है, लैगून झील है। 10 नदियां आकर ये गिरती है सुजाना में। केरल की सारी नदियां यहाँ आकर गिरती हैं, क्योंकि ये लंबी बहुत है, और लंबी होने की वजह से ये बोट रेसिंग के लिए बहुत अच्छा काम है। भारत की सबसे लंबी कोई झील है तो है बेलू। सांवर झील राजस्थान में आप जानते हैं इनलैंड झील है। ये राजस्थान के 3 जिले हैं, अजमेर, सीकर और नागौर, मतलब अजमेर, जयपुर और नागौर तीनों में लगती है सांवर। ये देखो राज्य के हिसाब से झीलों का वितरण देख लीजिए आप, एकदम बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में आती है आपका बूलर झील, डल झील, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, और ये आपकी सीमोरीरी और मानस। ध्यान रखना कई बार राज्यों का नाम भी काम आता है, स्टेट पीछे पक्का काम आता है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका, चंद्रताल, सूरजताल आती है, आप सभी जानते हैं रेणुका इज द वेटलैंड हिमाचल प्रदेश की। उत्तराखंड में देवताल, राक्षसताल, भीमताल, सप्ताल इसी में उत्तराखंड में आता है। ठीक है। राजस्थान की आप सभी जानते हैं नमकीन झील है सारी, राजस्थान जैसे साबर, डीडवाना, पुष्कर, बहुत सारी जिसमें नमकीन झील, जैसमंद। जैसमंद तो मीठे पानी झील है, राजसमंद, पिछोला, राणा प्रताप सागर, ये कुछ मीठे पानी है, कुछ इसमें खारे पानी। ठीक है। सिक्किम में चौलासू हो गए। गुजरात में आपको होता है उकाई झील, मध्य प्रदेश में भोजताल आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश में भोजताल, भोपाल में है। लोनार महाराष्ट्र में हो गई, ओडिशा में चिल्का झील हो गई। आंध्र प्रदेश में आप सभी जानते हैं कोलूर, पुलिगेट, हुसैन सागर, निजाम सागर, नागा झील। तमिलनाडु में वीरानम, स्थल, चेम्बकरम हो गई। और केरल में 3 हो गई, वेमना, अष्टमढ़ी और पेरिया। सबसे बड़ी झील पेमनाड है, लंबी झील है, सबसे लंबी। अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट इंडिया के रिवर सिस्टम को हम देखते हैं थोड़ा सा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी नदियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, दुनिया की सारी। इन नदियों को रिवीजन कर रहा है, इससे ज्यादा नदियां पढ़ने की जरूरत नहीं। इनको जस्ट आपको रिवाइज करना है, 1-2 बार मैपिंग में देख लेना है, और अपना अपना मैपिंग ड्रॉ कर लेना। लास्ट टाइम पे इसलिए इनको ध्यान रखा जाता है, ये याद रहती है। ठीक है, इनको एग्जाम से 10-20 दिन पहले रिवीजन किया जाता है। 2-3 बार इसका रिवीजन मार दीजिए, 2-3 क्वेश्चन आप आएंगे, सपोर्ट करेंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा सोच के आंसर देना, क्योंकि यूपीएससी बहुत तरह की टाइप का क्वेश्चन देता है इन नदियों से, जो कई बार हमें कंफ्यूजन कर देता है, कई बार यूपीएससी खुद आंसर में कंफ्यूज होता है। अगर अब्बा सिस्टम की बात करें तो भारत के 2 मेजर अब्बा सिस्टम आप सभी जानते हैं, हिमालय अब्बा तंत्र, प्रादीपीय अब्बा तंत्र। हिमालय अब्बा तंत्र की अगर बात करें, थोड़ा सा देखो, ये बेसिकली बर्फ पर नदियां प्रवाहित होती है, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर की वजह से नदियां निकलती है। ठीक है, ये सब सिंपल। ठीक है, बर्फ पर रहती है यहाँ पे, और नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित। प्रादीपीय अभितंत्र की भी बात करूं, प्रादीपीय यहाँ पर मुख्य रूप से ये मौसमी हो सकती है, कुछ नदियां वार्षिक, लेकिन बेसिकली मौसमी होती है, क्योंकि बरसात पर डिपेंड होती है। ठीक है। यहाँ पर एक नदी में आपको ऐसी बताऊंगा जिसमें बरसात पानी रहता है, उसका कारण भी नहीं, उसमें बरसात पानी क्यों है। तो अभी इनको देखते हैं। हिमालय की सारी नदियां देखो, हिमालय में सिंधु वाली नदी तंत्र ये तो जाएगा आपका अरब सागर में, और गंगा और ब्रह्मपुत्र जाएगी आपकी बंगाल। इसी प्रकार प्रादीपीय भारत में बहुत सारी नदियां आपकी जाएंगी बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर दोनों में। सबसे पहले हम जो आपका इंडस रिवर सिस्टम, उसको देखते हैं। देखो, मैपिंग ध्यान रखना, इंडस में यहाँ से नदी निकलती है, ये सिंधु ऐसी जाती, सिंधु ऐसी जाते जाते पाकिस्तान से होकर के रूप से यहाँ मीठन कोट, पाकिस्तान में मीठन कोट है, इसमें पंच नदियां आकर के होती हैं, और ये नीचे जाकर के यहाँ पर मुख्य रूप से कराची के पास आपके गिर जाती है, इसमें अरब सागर।
तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जिस झील से होता है, मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमियांगडोंग ग्लेशियर। मानसरोवर झील के निकट। अब इसमें ध्यान रखना, दाई ओर से, जैसे ये नदी यहाँ पर बह जाएगी, नदी की दिशा ये है, तो ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट, यानी ऊपर से आने वाली राइट, नीचे तो ऊपर से आने वाली जो नदियां हैं इसमें बेसिकली अगर से देखें हम, श्योक, कावल, कुर्रम, ये कुछ नदियां हैं जो बेसिकली ऊपर से आती है, ठीक है। और नीचे से जाने वाली राइट लेफ्ट साइड से जाने वाली ये सारी नदियां, हमारी 5 नदियां लेफ्ट साइड से जाती है इसमें, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। इस संयुक्त धारा जो मीठनकोट पठानकोट में जाकर के मिलती है। और जासकर, सियांग, सिगार और गिलगित, ये आपके पीओकी से बहने वाली नदियां हैं। पीओकी से, ये पीओकी से यहाँ पर बहने वाली नदियां हैं, तो यहाँ से यहाँ पर पीओकी से बह के वाली नदियां, जो पीओकी की बहने वाली नदियां इसमें जाके मिलती है। तो नीचे से कौन सी नदियां मिलती है, ऊपर से कौन सी नदियां मिलती है, ये आपको जरूर याद रखना है, विशेषकर सिंधु नदी। इसकी अगर कुल बात करें तो ये लगभग लगभग 2800 किलोमीटर में है, जो भारत में ज्यादा कम, पाकिस्तान में ज्यादा प्रवाहित होती है। अगर पीओके से मिलाकर देखेंगे लगभग 1100 किलोमीटर है। और ओनली अगर आज के इंडिया की बात करेंगे लगभग 700 किलोमीटर, सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है पाकिस्तान। इसमें एक नदी आती है झेलम नदी दोस्तों, 720 किलोमीटर है, शेषनाग झील से निकल के बैजनाथ झरने के माध्यम से निकलती है, बूलन झील में बहते हुए अंत में चिनाब नदी मिल जाती है। किसमें जाके मिलती है, चिनाब नदी। चिनाब नदी की बात करूंगा मैं, हिमाचल की चंद्रभागा दो सरिताएं मिलकर के मुख्य से चिनाब नदी का निर्माण करती है, और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी किसकी, सिंधु नदी। रावी रोहतांग दर्रे से पास, कांगड़ा हिमाचल से निकलती है। ब्यास सतलज की सहायक, ठीक है ना। रावी आगे जाके चिनाब में मिल जाती है। सतलज की मैं बात करूं, ये भारत में है, मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलती है, सिपकला दर्रे से भारत में आती है, भाखड़ा नांगला बांध परियोजना इसी सिकला पे, सतलज नदी पर, ठीक है। और ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी, मतलब ब्यास नदी सतलज में आके मिल जाती है, सतलज और झेलम सब मिलकर के चिनाब में मिल जाती है, और चिनाब नदी की मेन धारा इनकी जाकर के मिल जाती है आपकी सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बाद दूसरा नदी तंत्र आता है आपका गंगा रिवर सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, पहले हम गंगा के पहाड़ी क्षेत्र को देखिए। यहाँ तक गंगा रहती है पहाड़ी क्षेत्र वाली गंगा है, जो हरिद्वार की हम बात करते हैं आज का, वहां तक गंगा पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्र में। तो गंगा की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, अगर आप देखोगे इसमें, तो गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, भागीरथी के नाम से, क्या। और उसमें बहुत सारी नदियां ऊपर से आके मिल जाती, जिसमें एक नदी आती है केदारनाथ से, मंदाकिनी, ऊपर से आती है सतोपंथ हिमालय से, अलकनंदा, इधर से आती है धौली गंगा, पिंडारी, ठीक है ना। और ये अलग अलग जाके भागीरथी नदी, जब इस अलकनंदा की सहायक नदी में आकर के यहाँ मिल जाती है देव प्रयाग में, तब जाके गंगा नदी का। अब ये कई बार, हालांकि यूपीएससी ने आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन कई बार आ सकता है कि इनके मिलान बिंदु को क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ से, तो सबसे पहले आपने सुना होगा विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग वहां है जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा दोनों आकर के मिलती है, ये विष्णुप्रयाग है। कर्णप्रयाग जहां पर पिंडारी नदी आपकी अलकनंदा से मिल जाएगी, अलकनंदा कंटिन्यू चलती आ रही है, इसमें पिंडारी मिल जाएगी। फिर अलकनंदा आगे चलती आई, इसमें रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिल जाती है। फिर अलकनंदा आगे चलती आई, इसमें देव प्रयाग में आपकी भागीरथी मिलती है। जब अलकनंदा में इधर से गंगोत्री से आपकी भागीरथी मिलती है, तब जाकर के बनती है ध्यान रखना आपकी गंगा। तो देव प्रयाग में जाकर गंगा बनती है। ध्यान रखना भागीरथी में ही बील गंगा मिलती है, बीलांगना महादेव नदी है, जो टेरिन बांध जो उत्तराखंड में आपने देखा होगा, जिसपे काफी डिस्प्यूट चलता है इको सिस्टम को लेकर के, पर्यावरण संरक्षक के लोग हैं उसको विरोध करते हैं, वो किस पर है, भागीरथी। तो देव प्रयाग में जाकर के गंगा गंगा, उसके बाद गंगा देखिए, जब ये गंगा निकलती है देव प्रयाग से, तो फिर चलती जाती है उत्तराखंड से यूपी, यूपी से आप चलती जाएगी बिहार, बिहार से आपकी झारखंड, पश्चिम बंगाल बहते हुए, जब पश्चिमी बंगाल में आएगी तो बांग्लादेश में जाएगी, बांग्लादेश में आकर के इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, इसकी अलग अलग ब्रांच मिल जाती है, एक ब्रांच इसकी मेघना ब्रांच होती है, वो सारी चीजें इसमें देखी। तो अब आपको ध्यान रखना है, देखो गंगा, गंगा की लंबाई बहुत ज्यादा 25 किलोमीटर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख से गंगोत्री निकलती है, फिर भागीरथी से मिलकर के देव प्रयाग में ये मुख्य रूप से क्या बन जाती है, गंगा नदी बन जाती है। गंगा नदी की सहायक नदी देखो, उत्तरी भाग से आने वाली, ऊपर से आने वाली सहायक नदी कौन सी है, देखो इसकी सहायक डायरेक्शन है ये, ऊपर वाली जाएंगी मानी जाएंगी इसकी लेफ्ट, और नीचे वाली मान जाएगी राइट। तो लेफ्ट साइड से आने वाली कौन कौन सी है, उनका क्रम ध्यान रखना, रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा इसकी सहायक नदी है। और नीचे से यमुना जाती है, टॉन्स जाती है, और सोन नदी जाती है, और हुगली इसकी एक ब्रांच जाती
थी उत्तर मतलब पश्चिम बंगाल। तो मैपिंग को थोड़ा सा देखो, ये तो आपने देखी पश्चिम से पूरा किनारा, दाएं किनारे से मिलती है, ठीक है। देखो आप थोड़ा सा देखो, पश्चिमी बंगाल में गंगा को तो भागवत माना जाता है, एक धारा इसकी हुगली नदी में चल जाती है अलग से, जबकि एक मुख्य धारा अभी भी भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो आके मिलती है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, वो गंगा से आके मिलती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से आके मिलती है, जब इसका नाम होता है पद्मा, और इसी पद्मा नदी को मुख्य रूप से बांग्लादेश में मेघना नदी के नाम से बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र की मेघ नदी मिलने के बाद मेघना के नाम जानते हैं, छोटी छोटी धाराओं में बदलाते हैं, तो मेघना के रूप में दिशा का निर्माण करते हैं, मेघना इसका लास्ट नेम है। सबसे ज्यादा अगर देखें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में उत्तराखंड में प्रवाहित होती है आपकी। अब इसकी सहायक नदी देख लीजिए आप सब। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों, ये यमुना बंदरपुर श्रेणी यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकलती है। ये आप देखोगे, ये यमुना नदी आ रही है, ये यमुना नदी है। ये यमुना नदी बहते 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 इलाहाबाद में, आप सभी जानते हैं इलाहाबाद में गंगा से, यहाँ पर कुंभ का मेला इसके संगम स्थल पर होता है। लेकिन यमुना की कई सहायक नदी, यमुना की एक सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों ये है चंबल। चंबल, इस चंबल की कई सहायक नदी है, सिप्रा, कालीसिंध, पार्वती और बनास, ये चंबल की सहायक नदी है। फिर यमुना की एक तो मेजर चंबल सा चंबल हो गई, चंबल के बाद सिंध हो गई, बेतवा हो गई और केन, ये चार बेसिकली यमुना की सहायक नदी है, मेन सहायक नदी है तो यमुना नदी। इसके बाद चंबल गंगा की दूसरी सहायक नदी सबसे बड़ी है रामगंगा, नैनीताल से निकल के कन्नौज यूपी में गंगा में मिलती है। गोमती आप सभी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है, गाजीपुर के निकट गंगा मिल जाती है। लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर, तीन ऐसे शहर जो इसमें बसे हुए हैं। गोमती नदी आप सभी जानते हैं, गोमती बहुत अच्छे सुंदर तरीके से लखनऊ में इसको दिखाया गया है। घाघरा नदी नेपाल से निकलती है दोस्तों, छपरा के निकट गंगा मिलती है। और आप ये शारदा नदी से की बात है। घाघरा नदी जिसे सरयू नदी बोलते हैं, सरयू नदी बोलते हैं इसको, इसमें अयोध्या, फैजाबाद और बलिया यूपी के तीन महत्वपूर्ण शहर बेसिकली इसके साथ बसे हुए हैं, इसके किनारे। यूपी के बहुत सारे शहर तो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। गंडक की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो गंडक नेपाल में शालिग्राम नदी नाम से जानता है, और भारत में पटना के निकट, गंडक नदी पटना के निकट इसमें जाके मिलती है गंगा। कोसी नदी ये बिहार की शोक कहलाती है, 7 धाराओं से माउंट एवरेस्ट निकलते, छोटी छोटी धाराएं मिलती है। और गोसाई गांव की छोटी निकलती है, भागलपुर जनपद में गंगा में प्रवेश करते हैं। भागलपुर आप लोग जानते हैं बिहार में, बार बार अपना रास्ता बदलने की वजह से कई बार बिहार में बाढ़ के कारण बनती है, इसलिए इसे बिहार का शोक है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में उसकी वितरिका के रूप में, ये सहायक नदी नहीं है, ये बेसिकली वितरिका, ये उसका एक पार्ट है जो उससे अलग होता है। हुगली नदी खास बात है खुद जाके नहीं मिलती, ये अलग होती है उससे, जबकि और नदियां उसमें जाके मिलती। इसके बाद आती है नीचे से दक्षिण से आने वाली सबसे टॉन्स नदी, आप सभी जानते हैं कैमूर की पहाड़ से निकलती है, इलाहाबाद से आगे गंगा नदी मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है, ये भी गंगा नदी है। इसके बाद चंबल नदी आप सभी जानते हैं, चंबल की सहायक मतलब यमुना की सहायक नदी है चंबल, चंबल एमपी से निकलती है और इसमें जाके मिलती है। और चंबल की, और उसके बाद चंबल की भी कई सहायक नदियां, ये इतना ज्यादा गहराई से नहीं पूछा, पर ध्यान रखना बनास, पार्वती, कालीसिंध चंबल की सहायक नदी है। सिंध है, ये मुख्य रूप से यमुना मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, यमुना मिलती है। केन ये यमुना में मिलती है, कैमूर की पहाड़ से निकलती है। ये चंबल की बनास, छपरा, कालीसिंध, इनको जस्ट गो थ्रू, इनका ज्यादा काम कर लिया। छपरा नदी आप सभी जानते हैं इंदौर में है, कुंभ का मेला इसी पे लगता है। ध्यान रखना काली सिंध अलग है, काली अलग है। काली नदी एमपी में है जो चंबल में जाती मिलती है, काली सिंध है वो यमुना में। इसके बाद आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम की अगर मैं बात करूं। देखो दोस्तों, अगर मैंने आपको थोड़ा सा देर पढ़ाया दिहांग दर्रा, दिहांग दर्रा ये दिहांग दर्रे से नदियां आती है, और इसमें एक शाखा आके मिलती है, ये दिहांग नदी के रूप में होती है, लेकिन जब इसमें एक लोहित और दिबांग नदी की जब शाखा आके मिलती है, इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर इसमें ऊपर से सुबांसरी आती है, कामेंग आती है, ठीक है ना। इसके बाद मानस आती है, संकुच आती है, तिस्ता नदी आती है। ये किसी सहायक, ऐसा माना जाता है कि तिस्ता नदी एक टाइम पे गंगा नदी की सहायक नहीं हो पाती, लेकिन गंगा नदी से होकर के ब्रह्मपुत्र में जाके मिली, इसका रास्ता मिली। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पेपर है, यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल मैपिंग को ध्यान रखो, आएगी कहाँ से, घूमते घूमते आएगी, अब तिब्बत होकर के दिहांग दर्रे में भारत में प्रवेश करेगी, दिहांग नदी से आएगी, फिर उसमें दिबांग और लोहित नदी मिलेंगी, ब्रह्मपुत्र बनेगी, फिर आगे बढ़ती सुबानसरी, ये सारी नदियां उसमें मिलती चली जाएंगी। तो बेसिक बेसिक माप उसका ध्यान रखेंगे।
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के आंशिक हिमनद से है। ध्यान रखना, मानसरोवर झील का याम चेमियांग डोंग ग्लेशियर है, वो तो जाता है आपके पास किसमें, सिंधु नदी के लिए। और मानसरोवर झील का आंशिक ग्लेशियर है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए आता था। तिब्बत में इसको सांगपो नदी नाम से जानते हैं। नामचा बर्मा पर्वत से बहकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, दिहांग दर्रे से गुजरती है और दिहांग नदी के नाम से होती है। जब ये दिहांग नदी के नाम से भारत में आती है दोस्तों, तो इसमें इसके दक्षिणतम पार्ट से मुख्य रूप से दो नदियों की एक रेखा मिलकर आती है, दिबांग और लोहित, ये दोनों आगे मिलती है। और दिबांग लोहित मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र की से चली जाती है। देखो उसके दाएं सिरे और राइट, ध्यान रखना, देखो ये फ्लो कर रही है ऐसे, इधर हो गया लेफ्ट, ऊपर वाला राइट। तो ऊपर से आगे कौन कौन सी गिरती है, सुबनसिरी मैंने बताई दिया, ऊपर से आगे गिर रही है। कामेंग ऊपर से आगे गिर रही है, मानेश, शंकुर और तीस्ता ये ऊपर से आगे गिर रही है। इसका मतलब ये कौन कौन सी नदी है इसकी, ये बेसिकली दाईं ओर से। और नीचे से कौन कौन सी जा रही है, तो धनश्री, दिबांग और लोहित। धनश्री इसमें असम में जाके मिलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी मालदीव द्वीप इसी में बना हुआ है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जानते हैं। और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की बांग्लादेश में जाके मिलती है। ध्यान रखना, भारत में नहीं मिलती तीस्ता नदी, ये तो असम में बहते हुए बांग्लादेश में जाके मिलती है, पश्चिम बंगाल निकलती है तीस्ता नदी, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी प्रादीपीय अपवाद तंत्र, काफी इंपॉर्टेंट है प्रादीपीय अपवाद तंत्र की बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपका बहुत बड़ा माइंड सेट क्लियर कर देगा, इसको 2-3 बार देखोगे, वीडियो रिवाइज करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया की ज्योग्राफी की बेसिक मैपिंग, इससे बाहर इंडिया की ज्योग्राफी नहीं बचेगी। थोड़ा वर्ल्ड की बेसिक बेसिक चीजें आपको दिखा देंगे, थोड़ी नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ गिरती है, उससे आपको थोड़ा सा हल्का सा। प्रादीपीय अपवाद तंत्र की मैं बात करूँ, प्रादीपीय नदियाँ जिसमें एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, एक है बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। देखो बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ज्यादातर है डेल्टा का निर्माण करती है, ये ज्यादातर आपका किसका निर्माण करती है, एस्टुअरी का निर्माण। तो देखो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, सबसे पहले ये भादर नदी है, फिर इसके बाद सतलज नदी आ गई, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुर। भरतपुर की में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। बहादुर आपको पता है गुजरात में है, परसांग गिरती है। सतरंजी गुजरात में है, खंबात गाड़ी में गिरती है। साबरमती राजस्थान से निकलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला से, पूर्वी भाग अरावली पर्वत श्रृंखला के इस भाग से निकलती है, पश्चिम भाग से यहाँ से बहते बहते ये मुख्य रूप से गुजरात जाती है और खंबात खाड़ी में गिर जाती है। माई एमपी के धार जिले से निकलती है, राजस्थान गुजरात बहते हुए कहाँ पर गिर जाती है, मुख्य रूप से खंबात की खाड़ी में गिर जाती है माई। नर्मदा नदी, देखो नर्मदा नदी की अगर मैं बात करूँ, ये निकलती है अमरकंटक, ये मेकाल पहाड़ी है, इसकी चोटी अमरकंटक, यहाँ से निकलती है दोस्तों। विंध्याचल श्रृंखला उत्तर में है, सतपुड़ा इसके दक्षिण में है। यहाँ से एमपी से बहते बहते ये जाएगी, एमपी से बहते बहते, ठीक है ना, गुजरात, गुजरात के बाद थोड़ा हिस्सा इसमें महाराष्ट्र का आता है, लगभग बहुत छोटा सा हिस्सा, 1% महाराष्ट्र में गुजरती है, लगभग 1%, थोड़ा सा महाराष्ट्र से गुजरते हुए गुजरात में जाती है, खंबात खाड़ी में गुजरती है। सबसे ज्यादा ये 87% पार्ट इसका नर्मदा नदी का कहाँ है, एमपी में। 11.5% इसका गुजरात में, ठीक है ना। विंध्य पर्वत दोनों पर्वत श्रृंखला धनुष मुखी गुजरती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रादीपीय पहाड़ की सबसे बड़ी नदी है। खंबाती खाड़ी के एस्टुरिया का निर्माण कहा जाता है। इसकी कई सहायक नदियां, इसमें तवा, बरनेर, दूधी, चक्का, हरण, बरना, कोनार, माचक, ये नदी देखने में एक बार पूछ सकते हैं सहायक नदी। प्राची दोस्तों तापी, तापी बेसिकली सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है दोस्तों, तापी, ये सतपुड़ा के मुल्ताई क्षेत्र है, वहां से निकलती है ना। बैतूल जिला है कहाँ पर, एमपी उससे। और ये बेसिकली अजंता और सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच बहते हुए पश्चिम की ओर जाती है और ये अरब सागर में गिर जाती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना, नर्मदा का सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ होता है, एमपी में, इसका सबसे ज्यादा हिस्सा होता है महाराष्ट्र में, फिर एमपी और गुजरात। और तापी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है पूर्णा, और ये भी एस्टुरी बनाती है, गिरती कहाँ पर, अरब खंबात की खाड़ी में। एक बात ध्यान रखना, अरब सागर तो बड़ा क्षेत्र है, लेकिन खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है वो ध्यान रखना। तो ये बेसिकली अगर आए कि अरब सागर में गिरती है खंबात की खाड़ी में, तो खंबात खाड़ी मानना। लेकिन अगर अगर आए आपको कि अरब सागर दे रखा है, खंबात की खाड़ी नहीं दे रखी, अरब सागर को मानना, क्योंकि खाड़ी एक छोटा सा हिस्सा है। मांडवी नदी आपने सुना होगा दोस्तों, कर्नाटक राज्य के पश्चिमी पर्वत श्रृंखला से निकलती है और पश्चिमी दिशा में बहते हुए गोवा में प्रवेश करके अरब सागर में मिलती है। जुआरी नदी गोवा राज्य में बहती है, पश्चिमी घाट से निकलती है, और गोवा की सबसे बड़ी लंबी नदी है जुआरी, जो कहाँ पे जाके गिरती है दोस्तों, जुआरी आपके अरब सागर। शरावती आप सभी जानते हैं, कर्नाटक के पश्चिमी घाट से अम्बु तीर्थ स्थल से निकलती, बहुत फेमस है। इसी पे जोग जलप्रपात इसी पर बना हुआ है, और ये कर्नाटक से निकलते, कर्नाटक में बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। पता है गंगा बीलिंग नदी,
गंगा बेली नदी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट से बह करके कर्नाटक अरब सागर में जाके गिर जाती है। पेरियार नदी, ये अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। पेरियार नदी केरल के राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। केरल की जीवन रेखा कहते हैं क्योंकि केरल की सबसे बड़ी दूसरी लंबी नदी है ये। और ये बेसिकली केरल तमिलनाडु में बहती है। भरत पूजा केरल की सबसे लंबी नदी है जो केरल और तमिलनाडु में बहती है, अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। पंपा ओनली केरल में बहती है। तो इनका उत्तर से दक्षिण आपको पता है, साबरमती आएगी, माही आएगी, ताप्ती, नर्मदा आएगी, ताप्ती आएगी। ठीक है ना, ये सारा सिक्वेंस आपको ध्यान में। सबसे लंबी नदी नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। तो ये आपको सिक्वेंसिंग है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिक्वेंसिंग ये है कि कौन सी कहाँ पर गति, यूपीएससी इसके बारे में पूछती है। ये वाली सिक्वेंस आपको याद रहनी चाहिए। अब आती है बंगाल की खाड़ी से। बंगाली खाड़ी में देखें आपको, तो देखो बंगाली खाड़ी की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो दोस्तों बंगाली खाड़ी में ये हुगली तो आ गई कहाँ से आपको, ये गंगा से बहते हुए एक धारा के रूप में निकल गई है और ये जाके गिर जाती है अपने। पर दामोदर नदी हो गई। दामोदर नदी मुख्य रूप से पठारी भाग से निकलती है। स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, फिर ये गोदावरी, कृष्णा, पेन्या, कावेरी, गोगई या ताम्रपणी और इनका केरल निकलता है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हुगली नदी की बात करेंगे। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से अलग होती है, ध्यान रखना, और उसकी एक वितरिका के रूप में निकल जाती है, एक वितरिका के रूप में आती है इसलिए। दामोदर नदी छोटा पठार के पलामू जिला झारखंड से निकलती है, पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल में बहते हुए ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है। दामोदर नदी, ध्यान रखना, दामोदर नदी खुद बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती बल्कि हुगली नदी में जाती है। ये पॉइंट याद रखना। झारखंड पश्चिम बंगाल के राज्य में है, इसे बंगाल का सोप बोलते हैं। ये बेसिकली भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है दामोदर। यूपीएससी पूछते हैं कौन कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार से निकलती है, पश्चिम बंगाल में बहते हुए उड़ीसा के बीच सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बेसिकली तो इसका मतलब झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। बैतरणी उड़ीसा के क्यूझर जिले में निकलती है, उड़ीसा में बहकर झारखंड में बहकर के बंगाल की खाड़ी में। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी, आप सभी जानते हैं महानदी बेसिकली छत्तीसगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में बह जाती है, कोयले की फेमस। गोदावरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी आप देखोगे यहाँ से गोदावरी नदी निकलेगी दोस्तों, जिसमें ऊपर से पूर्णा और दूधवा दो सहायक नदी आके मिल जाती है। नीचे से फिर एक मंजरा नदी मिल जाती है जिसमें निजाम सागर बांध है। फिर ये गोदावरी आगे जाएगी, ऊपर से इसमें पेन गंगा, बेन गंगा, बड़दा यहाँ के मिल जाती है और इंद्रावती मिल जाती है। साउथ सेलू ये सहायक नदी है, ऊपर से आकर इसमें बहुत सारी नदियां गिरती है। प्रादीप भारत की सबसे लंबी नदियां थी। कहाँ से निकलती है, नासिक जिले से, कि त्र्यंबक पहाड़ियां महाराष्ट्र से निकलती है। दूधवा, पूर्णा, पेन, ये याद नहीं करना है, ये मैप याद करना, ठीक है। मैप याद रखो, सबसे पहले आके मिलती है इसमें दूधवा, फिर मिलती है पेनगंगा, बढ़ना, बेनगंगा मिलती है, फिर इंद्रावती मिलती है, ये मिलती है सावन। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना। इसका बेसिन बहुत राज्य में फैला हुआ है, बेसिन बहुत बड़ा है इसका। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, ये बेसिन का मतलब होता है कोई नदी उसकी सहायक नदी जिन जिन क्षेत्रों में बहती है सब बेसिन होता है। जनरली नदी तो बहुत कम क्षेत्रों में बहती जाएगी, लेकिन उसकी सहायक नदी अलग अलग राज्यों से आएगी, अलग अलग क्षेत्रों से आएगी। इसके बाद है दोस्तों कृष्णा नदी, आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। महाबलेश्वर आपने सुना होगा, ये वहां से निकलती है महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर से निकलती है प्राचीन भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये कैसे चलती है इसको देखो। देखो ये आपकी कृष्णा नदी, ये इसमें ऊपर से आगे कोयना मिलती है, नीचे से बढ़ना मिलती है, फिर और आगे चलेगी जिसमें पंचगंगा, दूधगंगा मिलती है। फिर और आगे चलेगी तो बाट, अच्छा, घाटपुर और मालवा को मिलेगी, ऊपर से भीमा आके मिल जाएगी, नीचे से तुंगभद्रा आके मिल जाएगी, कृष्ण नदी इस तरीके से। तो ये इसकी सहायक नदी, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, बरना, पंचगंगा, घाटपुर, दूध, और बंगाल की घाटी में जाकर के ढील जगह बनी। फिर आते पेन्या नदी। पेन्या नदी बेसिकली ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है। इसके दो भाग है, उत्तरी पेन्या, दक्षिणी पेन्या, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट नदी दक्षिण भारत की है कावेरी नदी, दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो जिसमें वर्ष भर पानी बहता है। इसका दो कारण है। इसमें एक तो पानी उत्तरी पश्चिम, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है जिसकी वजह से गर्मियों में पानी आ जाता है, और दूसरा इसमें पानी मुख्य रूप से तमिलनाडु के निकट, आपको पता है शीत ऋतु मानसून भी चलता है, दक्षिण उत्तरी पूर्वी मानसून, उससे भी बरसात होती है। दोनों ऋतु मानसून से बरसात होने की वजह से यह नदी हमेशा जल से भरी रहती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो बरस भर बहती रहती है। कारण कावेरी का उत्तरी क्षेत्र जल, कर्नाटक क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून से भरा रहता है, जबकि निचला क्षेत्र मुख्य रूप से तमिलनाडु, ये मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी मानसून से भरा रहता है, जो शीतकालीन मानसून है। ऑलरेडी
अगर आपने हमारा नोट्स मतलब बेसिक पढ़ा होगा, उसमें ही हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है कि मानसून कैसे बनता है। प्रवाह क्षेत्र कर्नाटक तमिलनाडु हो गए। द्रोणी इसकी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में बहती है, सबसे ज्यादा कर्नाटक में तमिलनाडु में है। सहायक नदी कंबनी, कंबनी घाटी तमिलनाडु में वहां पर है। भवानी, अमरावती, हेमावती, सीपा, आक्रांति, बहुत ध्यान रखना, इनका क्वेश्चन आता है। लक्ष्मण तीर्थ, ध्यान रखना, लक्ष्मण तीर्थ नदी पूछी जाती है। शिव समुद्रम जलपात प्रपात कावेरी नदी पर ये बेगई आपको पता है तमिलनाडु है, बाकी खाड़ी में बहती है। तामरपति तमिलनाडु में है, मन्नार खाड़ी में है। तो इस तरीके से भारत की नदी वदी सब हो चुकी है, भारत की मैपिंग हो चुकी है, भारत की ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट हो चुकी है वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखें, रिवाइज करें। दो एक बार रिवाइज करोगे, मैपिंग से देखोगे, फिर मैपिंग में उनको माइंड सेट क्लियर करोगे, आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के यहाँ से ज्योग्राफी में। और 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी में सही करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम करंट की मैपिंग को भी करवाएंगे और थोड़ा सा वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी और करवाएंगे मैपिंग को, जिसमें दुनिया के इंपॉर्टेंट महाद्वीप हो जाएंगे और थोड़ी सी नदियां, सी भी, जो मेन मेन चीजें उसको इसमें कर। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।